हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूँ ताना मुंजाल। चलिए जी बेटा, तो आपने चैप्टर नंबर जो 1 है आपका बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है जी, हमने बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक्स का कर लिया है। अब आपका आज बेटा चैप्टर नंबर 2 है। हम शुरू करने वाले एक नए चैप्टर से। और जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 अभी तक नहीं किया वो प्लीज सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 करना एंड देन हम सेकेंड चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए जी एक बार देख लीजिए चैप्टर का नेम क्या है आपके सामने, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। चलिए जी, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर से कि आज हम इस चैप्टर में बच्चा क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स समझेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स की भी बात करेंगे, इनके फीचर्स की भी हम बात करेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लॉन्ग पीरियड गोल्स और शॉर्ट पीरियड गोल्स होते क्या है और इसके बीच में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ जाता है यहाँ से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम, फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका अचीवमेंट्स एंड द फेलियर ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग। ये कुछ बुक्स में नहीं है ये वाला टॉपिक। अगर मैं बात करूँ नई बुक्स में ये वाला टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी में आपको मिल सकता है ये वाला टॉपिक। ठीक है जी, तो इसलिए एक बार इसको भी हम टॉपिक को कवर करेंगे। अच्छा, लॉन्ग पीरियड गोल्स में क्या क्या गोल्स हैं डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है जी, वो भी हम अच्छे से करेंगे। लास्ट में एक टॉपिक है आपका पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये हमारी बुक में नहीं है ये टॉपिक। बच्चा ये वाला टॉपिक आपकी बुक में है। प्लीज चैप्टर एंड होने के बाद एक बार एबिलिटी जोन पे जाना, लास्ट में आपको एक पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का टॉपिक मिल जाएगा। इसमें एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी हम टॉपिक करेंगे कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, और वो वाला टॉपिक भी शायद आपको वहां मिल जाएगा एबिलिटी जोन पे। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो कुछ चीजें जो आपको चैप्टर में नहीं मिल रही तो मे बी वो आपके चैप्टर के एंड में एबिलिटी जोन में एक बार देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो अच्छे से शुरुआत करें मेरे बच्चों। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं मेरे बेटा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अब अभी तक हमने ये पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1 में कि भाई हमारे देश को अंग्रेजों ने 200 वर्ष से भी ज्यादा क्या किया, गुलाम बना के रखा। अरे इतना स्ट्रगल किया हमारे भारतीयों ने, इतना स्ट्रगल किया हमने, बहुत मुश्किल से हमारे देश को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। और कब आज़ादी मिली थी आपको पता है, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। लेकिन पूरी तरह आज़ादी नहीं मिली थी। पूरी तरह आज़ादी हमारे देश को 1950 के अंदर मिली थी। अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे आता है, तो पूरी तरह हमारा जो देश था स्वतंत्र कब हुआ था, 1950 में हुआ था। तो अब देखा कि भाई बहुत हो गया, या अंग्रेजों ने बहुत गुलाम बना लिया। अब हमारा देश बिल्कुल खत्म हो चुका था, निचोड़ के गए थे अंग्रेज। जाते जाते हमारे भारत को बिल्कुल कंगाल बना के गए थे, बिल्कुल हमारे देश को निचोड़ के गए थे, एकदम खत्म करके गए थे। हमारा देश एकदम पूरा बैकवर्ड हो गया था। उस देश में कोई जीडीपी नहीं थी हमारे देश की जीडीपी इतनी डाउन हो गई थी। हमारे देश में बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, बिल्कुल हमारा देश गिर गया था। क्या हालत हो गई थी हमारे देश की हम सबको पता है। ठीक है जी, अब अंग्रेज चले गए तो उस टाइम हमें लगा कि भाई अब इस देश को हमें फिर से खड़ा करना पड़ेगा। हमारे देश में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारा देश ग्रो करे, हमारे देश में डेवलपमेंट आए। हमें कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। हमारे देश में सरकार आई, उसके बाद हमारे देश में सरकार आई और सरकार ने बोला भाई अब तो इस देश की कमांड हमें अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। बहुत हो गया ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का, बहुत हो गया ये ब्रिटिश सरकार का हुक्म हमारे देश पे। अब इंडियन सरकार इस देश की क्या उठाएगी, क्या उठाएगी, एक तरह से कह सकते कंट्रोल करेगी। अब मुद्दा कौन उठाएगा भाई, भारत को ऊपर लेके जाने का कौन लेगा भाई, इंडियन सरकार लेके जाएगी अब। ठीक है जी, तो अब बस वहीं से मिशन शुरू हो गया कि भाई देश में अब हमें, भारत में इंडिया को भाई ऊपर लेके जाना है, इंडिया का जीडीपी ऊपर लेके जाना है, इंडिया को ग्रोथ लेके आनी है, इंडिया में एक डेवलपमेंट करनी है कि जो अंग्रेज हमारे भारत को निचोड़ के चले गए उसी भारत को अब हमें उठाना है। ठीक है जी, तो उसके बाद से ये कहानी शुरू हुई
ठीक है जी। अब भाई सबसे पहले वही इकोनॉमिक प्लानिंग करी, हमारे देश की सरकार आई तो उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग्स करी कि भाई अब ऐसा क्या किया जाए, प्लान्स करा, प्लानिंग मतलब प्लानिंग करी गई कि भाई अब ऐसा क्या किया जाए कि देश में फिर से ग्रोथ है, ऐसी क्या पॉलिसीज बनाई जाए, ऐसी क्या प्रोग्राम बनाए जाए, ऐसा क्या किया जाए, ऐसे क्या कानून बनाए जाए जिससे हमारे देश में ग्रोथ आए, हमारे देश में डेवलपमेंट आए, हमारे देश का जीडीपी बढ़े। अब ऐसा क्या किया जाए, तो यही आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इसमें प्लानिंग्स करी गई कि ऐसा क्या किया जाए। अब बात ये आती है मैम ये प्लानिंग कौन कर रहा था, प्लानिंग कौन कर रहा था, तो एक प्लानिंग कमीशन होती थी, एक प्लानिंग कमीशन होती थी, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरी पढ़ाऊंगी टेंशन मत लो। एक प्लानिंग कमीशन होती थी। प्लानिंग कमीशन क्या है, ये है क्या प्लानिंग कमीशन, बेसिकली प्लानिंग कमीशन एक तरह से सभा होती है जिसके अंदर सबसे पहले चेयरपर्सन जो होते हैं वो बैठते हैं। चेयरपर्सन कौन होते हैं इस प्लानिंग कमीशन के, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश के, वो पहले सबसे पहले बैठते हैं। वो क्या होते हैं, इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, मिनिस्टर्स वगैरह जो है वो बैठ जाते हैं, एक तरह से सभा में बैठ जाते हैं, ठीक है जी। एंड देन वो सारे आपस में डिबेट करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं कि भाई क्या किया जाए, क्या पॉलिसी निकाली जाए। एक बंदा कुछ बताता है, एक बंदा कुछ और बोलता है, एक बंदा कुछ और बोलता है, एक बंदा कुछ और बोलता है। वो आपस में डिबेट चलती है, आपस में प्लानिंग्स होती है, आपस में अपनी वो पॉलिसीज बनाते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे देश में क्या है, ग्रोथ आए, जिससे देश में क्या है, डेवलपमेंट आए। ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या था, सिर्फ देश को ऊपर लेके जाना है, सिर्फ देश में ग्रोथ लानी है, देश में डेवलपमेंट लानी, ठीक है जी। जब वो आपस में चर्चा करते हैं, आपस में डिबेट करते हैं, लास्ट में जो डिसीजन होते हैं वो इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन लेते हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वो जो लास्ट फाइनल डिसीजन होता है वो कौन लेता है, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है कि भाई अब क्या होगा। आपस में सबने डिबेट कर ली, सबकी सुनी, पहले प्रधानमंत्री, मालूम है देश के प्रधानमंत्री जी जो भी है उन्होंने सबकी सुनी क्या है क्या नहीं है, उसके बाद जो उनको बेस्ट लगा डिसीजन वो लास्ट में फाइनल किया जाता है बाय द प्रधानमंत्री ऑफ आवर कंट्री, यानी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो ये होती है आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग। कौन करता है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता है। जब देश को आज़ाद मिला तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन आई, ठीक है जी। प्लानिंग कमीशन आई ही कब थी, 1950 में आई थी, क्योंकि पूरी तरह हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1950 में, ठीक है जी, 1950 में। तो प्लानिंग कमीशन हमारे देश में आई 1950 में थी, और ये कब तक चली थी, 2015 तक चली थी प्लानिंग कमीशन। कि भाई 2015 तक बहुत सारे प्लान्स आए, 5-5 साल के प्लान्स आते थे। जो पहला प्लान वो 1951 में आया था, ठीक है जी, पहला प्लान 1951 में आया था। तो वो 5-5 साल के लिए हम आगे अभी बात करेंगे। शॉर्ट पीरियड प्लान जो होते हैं, शॉर्ट गोल्स जो होते हैं, वो हम आगे चलेंगे, अभी सब कुछ नहीं समझा दूंगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है जी। तो भाई वही प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए जिससे देश में ग्रोथ आए, डेवलपमेंट आए, जो हमें अचीव करना है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक, कि ये करना ही करना है ताकि देश में ग्रोथ आए, ठीक है जी। अभी जो प्लानिंग कमीशन आई कब थी, तो आपको पता होना चाहिए जब देश को पूरी तरह आज़ादी मिली थी। अब वो हमें पता है पूरी तरह आज़ादी हमारे देश को 1950 में मिली थी। तो जो पहली जो प्लानिंग कमीशन थी वो हमारी आई थी 1950, और वो चली कब तक थी, 2015 में। और जो पहला प्लान है वो आपका कब आया था, 1951 में आया था। इस चीज को याद रखना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो, अब आप कह रहे हो कि मैम 2015 के बाद क्या हुआ, तो 2015 के बाद मतलब जो प्लानिंग कमीशन थी वो हमारी 1950 से 2015 तक रही, 1950 से 2015। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था विद नीति आयोग, जो हम धीरे धीरे एक बार बात करेंगे ये नीति आयोग क्या है, ठीक है। चलेंगे अभी धीरे धीरे चलते शुरू करते। चलिए एक बार शुरुआत करते हैं चैप्टर से, क्या है आपका। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, नाम से पता चल रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड प्लानिंग्स करी गई। जब देश को आज़ादी मिली तो प्लानिंग करी गई, पॉलिसीज बनाए गए, प्रोग्राम्स बनाए गए, किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि जिससे देश में क्या है, ग्रोथ आए, डेवलपमेंट है। और वो ऐसे प्लान है जिसको अचीव करना हमें उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो किया गया कि ये प्लान हमें इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाना है। वो सारी उनकी प्लानिंग्स होती थी। ये आपको समझ आएगा ना कैसे प्लानिंग्स करी जाती थी। चलिए एक बार मीनिंग देख लीजिए। सो इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी मतलब पावर, किसके पास पावर होती थी, कौन लेता था प्लानिंग्स, कौन करता था, सेंट्रल मतलब पूरे देश की पावर किसके हाथ में होती थी, कौन प्लानिंग करता था, प्लानिंग करी जाती थी बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाते थे। ये क्या प्लान्स करते थे, सेट करते थे टारगेट्स,
कि टारगेट्स के क्या टारगेट रखे, ये सेट करते थे टारगेट, क्यों? ताकि देश में क्या है, ग्रोथ आए और डेवलपमेंट आए हमारे देश में, और वो दैट हैज टू बी अचीव इन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और उस टारगेट को उनको अचीव करना है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि वो टारगेट मान लो 1 साल के लिए, तो वो 1 साल के अंदर उसको अचीव करना ही करना है उनको, ठीक है जी। और उसके लिए वो क्या करते थे, बहुत सारे डिफरेंट पॉलिसीज बनाते थे, कानून बनाते थे, प्रोग्राम बनाते थे कि भाई ऐसा क्या किया जाए जिससे देश में क्या है, ग्रोथ आए, जिससे देश में क्या है बच्चा, डेवलपमेंट आए। यहाँ तक ठीक है। चलिए जी, अब हमें पता है, यही मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन क्या है, एक तरह से बैठक बैठती है जिसमें जो चेयरपर्सन है प्लानिंग कमीशन के, वो कौन होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, ठीक है जी। एक डिसीजंस लिए जाते हैं यहाँ पे बैठक में कि क्या करना है, कैसे करना है, जिससे देश में ग्रोथ आए, जिससे देश में क्या है, डेवलपमेंट है। तो प्लानिंग कमीशन आई कब थी, 1950 से 2015 में आई थी प्लानिंग कमीशन, याद रखना, क्योंकि पूरी तरह देश को आज़ादी कब मिली थी, 1950 में मिली थी। रिपब्लिक डे कब होता है आपका, 26 जनवरी 1950, ठीक है जी। तो पूरी तरह अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग कमीशन आपकी आई थी 1950 से 2015 में, और 2015 के बाद क्या हुआ था, इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था बाय नीति आयोग। आपको पता है 2014 के अंदर भाजपा सरकार आ गई थी, मोदी सरकार आ गई थी इन शॉर्ट, ठीक है जी। और मोदी सरकार ने क्या किया था, इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था, किससे, 2015 में किससे रिप्लेस कर दिया था, नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। यहां तक समझ आए। नीति आयोग की फुल फॉर्म देख लो, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम में भी और सीयूटी एग्जाम में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि बोर्ड्स में और सीयूटी में आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो नीति नाम से पता चला, नीतियां बनाना, आयोग मतलब योजनाएं बनाना, नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना, जिससे देश में ग्रोथ है, जिससे देश में क्या है, डेवलपमेंट है। तो इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था विद नीति आयोग। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना, एक अच्छे भारत की तरफ ट्रांसफॉर्म करना, है ना। नीतियां बनाओ, पॉलिसीज बनाओ, योजनाएं बनाओ, जिससे हमारा देश ट्रांसफॉर्म हो जाए एक अच्छे देश की तरफ, जिससे देश में ग्रोथ हो, जिससे देश में क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आए। अब इसको थोड़ी डिटेल में भी चलेंगे नीति आयोग में, थोड़ा सा आगे कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक क्लियर होगा। इन शॉर्ट अभी तक पूरा एक क्विक रिवाइज करा देती हूँ। अभी तक क्या हुआ, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब समझा हमने। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब देश से रिलेटेड प्लानिंग्स करना कि देश में ग्रोथ आए, डेवलपमेंट आए, इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनती है, प्रोग्राम्स बनते हैं, टारगेट्स रखे जाते हैं जो उनको अचीव करने होते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है जी। अब ये प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। और ये कब शुरू हुई थी, कब प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुई थी, अगर मैं बात करूं तो वो हुई थी आपकी 1950 से 2015 तक रही है। उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय भाजपा सरकार, यानी मोदी सरकार के द्वारा 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या नाम रख दिया गया था, नीति आयोग रख दिया गया था। और उसकी फुल फॉर्म आप देख पा रहे हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार मार्क कर देती हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ तक ठीक हो गया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अब आगे धीरे धीरे चलते। अभी हम आगे चलेंगे। प्लानिंग 2 प्रकार की भी होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। उससे पहले कुछ टॉपिक्स आपकी बुक में ही आपको मिलेंगे कि ये 3 टाइप की इकोनॉमी होती है हमारे देश में। एक होती है कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ठीक है जी, या इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, कैपिटलिज्म भी आ सकता है, कैपिटलिस्ट भी आ सकता है, और मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको। तो याद रख लेना, कोई भी नेम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी, ठीक है। तो इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिज्म इकोनॉमी, या फिर इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है। और तीसरा है आपका बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है बेटा आपका, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देख रहे हो, ये आपकी सोशल इकोनॉमी है, इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है, या फिर इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो प्लीज इनके नाम याद रख लेना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। फीचर्स आप याद कर सकते हो, यहाँ से सारे फीचर्स ही है, ये 4-5 पॉइंट्स आपके फीचर्स में आ गए। सोशल इकोनॉमी के क्या फीचर्स है, यहाँ से आप याद कर सकते हो, ठीक है जी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी क्या है, और तीसरा आपका मिक्स इकोनॉमी है, समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, सोशल इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। ये ऐसी इकोनॉमी होती है, ये ऐसी इकोनॉमी है जिसमें सारे डिसीजंस देश से रिलेटेड, कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए,
किस प्राइस पे बनाए, किस प्राइस पे बेचे, कहां से रॉ मटेरियल आएगा, किन लोगों के लिए बनाना है। एवरी डिसीजन ऑफ द इकोनॉमी इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। देश की सरकार लेती है कि क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस प्राइस पे बनाना है, किस प्राइस पे बेचना है। एवरी डिसीजन ऑफ द इकोनॉमी इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लेती है। और इसका जो एग्जाम्पल है अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ कोरिया जो है इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है। चाइना नहीं आएगा, पहले हम चाइना लिख देते थे, लेकिन अब जो चाइना क्लेम करती है कि भाई अब हम प्योर सोशल इकोनॉमी नहीं है, अब हम मिक्स इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो अब वो अपने आप को क्लेम करती है कि भाई हम मिक्स इकोनॉमी है। जो हम बात करेंगे मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया लिख सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन पे आप कर सकते हो कि और इसके क्या एग्जांपल्स है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, ठीक है। वरना नहीं भी लिखोगे तो एक आधा एग्जाम्पल याद रख लेना दिमाग में, ठीक है। तो याद रखना ये ऐसी इकोनॉमी है जिसमें सारे के सारे डिसीजन, इन दिस इकोनॉमी ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है, ठीक है जी। यहाँ पे चलते हैं बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। यहाँ पे बेटा जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी डिसीजंस होते हैं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस प्राइस पे बनाना है, किस प्राइस पे बेचना है, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, एवरी डिसीजन ऑफ द इकोनॉमी, जो भी डिसीजन है वो एक इंडिविजुअल लेता है। कौन लेता है? एक इंडिविजुअल लेता है। सो इन दिस इकोनॉमी ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज टेकन बाय एन इंडिविजुअल। कौन लेता है? एक इंडिविजुअल लेता है कि भाई मेरी फैक्ट्री, मेरी कंपनी, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी प्राइस पे बनाऊं, किसके लिए बनाना है, मुझे किस प्राइस पे बनाना है। एवरी डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिविजुअल। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ले सकते हो, यूएसए हो गया इसका एग्जाम्पल। यूएसए में क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसमें एक इंडिविजुअल के पास पावर है कि वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकता है बिना गवर्नमेंट की रोक टोक। लेकिन कुछ चीजों में गवर्नमेंट रोक टोक करती है, हम बात करेंगे वो गवर्नमेंट का भी क्या मैटर है, ठीक है जी। अब यहां चलते हैं बेटा मिक्स इकोनॉमी। क्या है बेटा? मिक्स इकोनॉमी। नाम से पता चल रहा है ये इन दोनों का मिक्सचर है, यानी यहाँ पे जितने भी डिसीजंस है रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस प्राइस पे बनाना है, किस प्राइस पे बेचना है, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, यानी जो भी डिसीजंस है देश के इज टेकन बाय बोथ, बिकॉज मिक्सचर है। तो यहाँ पे दोनों का रोल है, गवर्नमेंट का भी रोल है और इंडिविजुअल का भी रोल है। अब हमें पता ही है इसका जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो क्या है? इंडिया है। हमें पता ही है इंडिया में क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी तो इंडिया। इसका हमारे देश में गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है और इंडिविजुअल का भी इंपॉर्टेंट रोल है। कई चीजों में गवर्नमेंट आती है, इंटरफेयर करती है, और कई चीजों में इंडिविजुअल को पावर दी जाती है, वो अपने खुद के डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? सो इन दिस इकोनॉमी बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू द इकोनॉमी। यहाँ पे जो डिसीजंस है, जितने भी डिसीजंस है रिलेटेड टू द इकोनॉमी, दोनों के पास पावर है, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों के पास पावर्स है। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो हमारा भारत है, हमारा इंडिया है। यहाँ तक ठीक है मेरे बच्चों? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अगर मैं बात करूं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ अगर चलूं मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? द गवर्नमेंट, यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है ना। यहाँ पे जो डिसीजंस है वो कौन लेता है? इंडिविजुअल लेता है, ठीक है, इंडिविजुअल लेता है। और यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों का ही रोल होता है। गवर्नमेंट प्लस इंडिविजुअल दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो वही सेकंड पॉइंट क्या है? द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज हमें पता है या सारे के सारे डिसीजंस कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। एवरी डिसीजन ऑफ द इकोनॉमी इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। चलिए जी, और यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज जस्ट टू मेंटेन द लॉज एंड ऑर्डर। हमने यहाँ क्या बात करी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? इंडिविजुअल लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का कुछ भी रोल नहीं है। गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत रोल है, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है। किस चीज में कंट्रीब्यूशन है? देश में लॉज और ऑर्डर्स को मेंटेन करना। भाई सीधी सी बात है, आप यूएसए में ही देख लो, अगर आपको पता ही है कोई भी बाहर कूड़ा करकट भी फेंक देना उसी टाइम पुलिस आ जाती है, आपको पता ही होगा, है ना, जो भी है। तो गवर्नमेंट का रोल है ताकि देश में लॉज को मेंटेन किया जा सके, कोई भी इलीगल काम ना हो, कानून में रहते हुए सारे काम हो, कोई भी कुछ भी गलत ना हो देश में, है ना। तो लॉज और ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट आती है ताकि देश में कोई भी इलीगल वगैरह काम ना हो, हर एक चीज दायरे में रह के हुए, ठीक है जी। तो वही बात करें तो गवर्नमेंट, द रोल ऑफ गवर्नमेंट का इज जस्ट टू मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर। देश में लॉज और ऑर्डर्स को मेंटेन करना ही क्या है उसका रोल है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है उसमें, ठीक है जी। चलिए जी, मिक्स इकोनॉमी क्या है?
मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे बोथ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे तो दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट का भी रोल है और इंडिविजुअल का भी रोल है, क्योंकि ये मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी में होता क्या है, जिसमें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल है वो जस्ट टू मेंटेन लॉज और ऑर्डर्स को मेंटेन करना है, ताकि देश में कोई भी इलीगल काम ना हो। और यहाँ पे गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों का ही क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये मिक्स इकोनॉमी है, दोनों का क्या है, मिक्सचर है। चलिए जी, यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सोशल वेलफेयर देश का। अब ऑब्वियसली यहाँ पे सारे डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देश में सोशल वेलफेयर लेके आना, समाज का भला करना, कि समाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, समाज में गरीबी कम हो, महंगाई कम हो, समाज का सोचना, सोशल वेलफेयर सोचना, गरीबों का सोचना। ठीक है जी, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना ही उनका क्या है, ऑब्जेक्टिव है इन केस ऑफ सोशल इकोनॉमी। अगर मैं दूसरी तरफ चलूं, इंडिविजुअल यहाँ पे डिसीजन ले रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी इंडिविजुअल लेगा डिसीजन तो वो अपना क्या सोचेगा, प्रॉफिट ही सोचेगा। आपको सोचो, आपकी फैक्ट्री है, आप एक फैक्ट्री खोल रहे हो, तो आप क्या सोचोगे, भाई मुझे प्रॉफिट कमाना है, मेरी फैक्ट्री है, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। वैसे ही यहाँ पे जो डिसीजन है वो कौन लेता है, एक इंडिविजुअल लेता है। जो भी इंडिविजुअल एक डिसीजन लेता है वो अब किस बात को दिमाग में रखते हुए लेता है कि भाई मुझे प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे सोशल वेलफेयर क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिक्स इकोनॉमी की तरफ, यहाँ पे दोनों है, गवर्नमेंट भी और इंडिविजुअल भी है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर, और इंडिविजुअल का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो दोनों है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर भी, क्योंकि ये मिक्स इकोनॉमी है, दोनों का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे जो बेटा प्राइस है, यहाँ पे जो भी प्राइस है वो कौन डिटरमिन करता है, बाय द प्लानिंग अथॉरिटीज के द्वारा किया जाता है। प्लानिंग अथॉरिटीज या फिर प्लानिंग कमीशन भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट लेती है। प्लानिंग अथॉरिटीज या प्लानिंग कमीशन वही सेम आपको पहले भी समझा है। यहाँ पे जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है कि क्या प्राइस रखना है। तो जो भी चेयरपर्सन होते हैं, देश के जो प्रधानमंत्री जी है वो बैठ जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट मिनिस्टर्स वगैरह जो है बैठ जाते हैं, आपस में डिबेट होती है, चर्चा होती है कि भाई क्या प्राइस को रखा जाए। और वो प्राइस रखा जाता है जिससे देश में इनइक्वलिटी ना है, वो प्राइस रखा जाता है जो गरीब लोग भी अफोर्ड कर ले, और अमीर तो कर ही लेंगे वो तो चलो उनका अलग बात है, गरीब लोग भी अफोर्ड कर ले और देश में इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम ना हो, वो प्राइस को जो है फिक्स करती है गवर्नमेंट। तो क्योंकि गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या, सोशल वेलफेयर लेके आना, समाज का भला करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं प्राइस रिलेटेड की क्या प्राइस फिक्स करना है, वो प्लानिंग अथॉरिटी या फिर प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो डिसीजंस है कि क्या प्राइस रखा जाएगा, वो मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रखा जाता है। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा चैप्टर 11th क्लास में, लास्ट वाला चैप्टर होगा आपका मार्केट इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस को फिक्स किसके बेसिस पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कब आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और सप्लाई कब आपकी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। रीजन पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड कम होती है, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये पॉजिटिव स्लोप क्यों है, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, इसलिए ये क्या आती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। यहाँ पे इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है, याद रखना। यहाँ पे जो डिसीजंस है प्राइस रिलेटेड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो है प्राइस को फिक्स किया जाता है। जो प्राइस होगा वो मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे फिक्स किया जाता है कि क्या प्राइस रखना है। मान लो एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस 100, 200, 300, 400, 500, तो मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे उसको क्या फिक्स कर दिया कि उसके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, 500 रुपये होगा, तो उसके हिसाब से वो फिक्स करते हैं। यहाँ पे क्या, ये मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी में दोनों का रोल है, गवर्नमेंट का भी रोल है और इंडिविजुअल का भी रोल है। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो किसके बेसिस पे डिसाइड करेगी, प्लानिंग अथॉरिटीज या प्लानिंग कमीशन के बेसिस पे करेगी। अगर इंडिविजुअल कर रही है तो वो किसके बेसिस पे करेगी, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे करेगी। तो यहाँ पे दोनों ही आते हैं। सो प्राइस ऑफ कमोडिटी आर डिटरमिन्ड बाय बोथ, दोनों के द्वारा लिया जाता है। पहला मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे भी अगर कोई इंडिविजुअल लेता है, और दूसरा बाय प्लानिंग अथॉरिटीज या प्लानिंग कमीशन के द्वारा भी अगर मैं बात करूं, ये अगर कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है प्राइस का। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ फीचर्स है। अगर मैं बात करूं सोशल इकोनॉमी या फिर जिसको मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी, डिफरेंट नेम्स है, वो प्लीज एक बार याद कर लेना और नोट्स में अच्छे से लिख लेना।
यहाँ तक ठीक है? ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी आगे चले मेरे बच्चों, चलिए जी आगे चलते हैं। कुछ फीचर्स अगर मैं बात अब कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आएंगे फटाफट से। फीचर्स हमने बात कर ली तीनों इकोनॉमी की, कौन कौन सी इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी की भी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भी और मिक्स इकोनॉमी, तीनों के हमने फीचर्स हम बात कर लिए। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म इकोनॉमी एक ही बात है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार मीनिंग मुझे बता दो, क्या होता है मीनिंग? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? अरे मैडम इंडिविजुअल तो लेता है, तो वही है। तो यहाँ पे जितने भी डिसीजन है देश से रिलेटेड, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? एक इंडिविजुअल लेता है। तो वही बात करें, सो अंडर दिस इकोनॉमी ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए, किस प्राइस पे बनाए, किसके लिए बनाए, हर एक डिसीजन देश का वो कौन लेता है? इज टेकन बाय द इंडिविजुअल। और किसके बेसिस पे लिया जाता है? मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है आपका? यूएसए। तो फटाफट से एक बार मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ एक बार मूव करते हैं। सबसे पहले या कौन डिसीजन ले रहा है? एक इंडिविजुअल ले रहा है। तो एक इंडिविजुअल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो यहाँ पे इसका एक प्लस पॉइंट मेरिट क्या है कि प्रोडक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या होगा? ज्यादा बनाऊं, ज्यादा प्रोड्यूस करूं, ज्यादा मार्केट में बेचूं, ज्यादा क्या कमाऊं? पैसा कमाऊं, प्रॉफिट कमाऊं। ठीक है जी, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पे ज्यादा वो प्रॉफिट कमा पाएगा। ठीक है, क्वालिटी पे वो जरूर ध्यान देगा। आपको पता है यूएसए में इंडिविजुअल एक डिसीजन ले रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा चाहे महंगा हो प्रोडक्ट लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी पे वो ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके वो प्रोडक्शन करते हैं। एक इंडिविजुअल क्या आता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट तब कमाएगा जब उसकी ज्यादा प्रोडक्शन होगी और अच्छी क्वालिटी के अगर वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी ज्यादा सेल होगी तो वो ज्यादा क्या आपका कमा पाएगा? पैसा कमा पाएगा। ठीक है जी, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करता है, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करता है प्रोडक्शन को करते वक्त, और इससे हमारे देश का भी क्या होता है? जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि जिस देश में जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा देश की जीडीपी बढ़ेगी। और हमें पता है यूएसए इतना पावरफुल कंट्री क्यों है, अब समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन है वो एक इंडिविजुअल लेता है। तो आपको पता ही है तो वो क्या क्या चीजों का ध्यान में रखता है। तो जीडीपी भी एक्सेलरेट, मतलब जीडीपी भी बढ़ती है इस देश की। प्रोडक्शन हमेशा याद रखना, जिस देश में जितने ज्यादा प्रोडक्शन उस देश का जीडीपी उतना ज्यादा होगा। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक का मतलब उस देश की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो जिस देश में जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उस देश का जीडीपी उतना ज्यादा होगा, हायर होगा। चलिए जी, अब डीमेरिट्स की तरफ चलते हैं। अब एक इंडिविजुअल ले रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उस प्रोडक्ट का उसको सिर्फ प्रॉफिट कमाने से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है वो महंगा है जो भी है, तो वो इस चक्कर में उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई होता है और इतना ज्यादा महंगा होता है तो वो जो रिच सेक्शन वाले लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इसका मेन ऑब्जेक्टिव फोकस ही क्या होता है? रिच सेक्शन के लोगों को करना। अब आईफोन ले लो यार, तुम यूएसए का है ना, मैन्युफैक्चरिंग का है यूएसए, अगर मैं बात करूँ मेन उसका वो, ठीक है जी, तो उसका मेन फोकस क्या? अमीरों को टारगेट करता ही है। ठीक है जी, तो प्राइस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो वही है, और इग्नोर करता है गरीब लोगों को। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक इंडिविजुअल है, उसको नहीं मतलब, उसको बस प्रॉफिट कमाना है, उसको नहीं मतलब कि कितना, और इतना ज्यादा हाई होता है प्राइस कि गरीब लोगों को तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते वो प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो इग्नोर करता है गरीब लोगों को। एग्जाम्पल इसमें आईफोन ले सकते हो, यूएसए का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसमें आईफोन आ सकता है कि ऑब्वियसली प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ तो इसके हिसाब से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो इग्नोर किया जाता है गरीब लोगों को। ठीक है जी, अब ये जो देश है वो ग्रोथ तो बहुत करता है। ग्रोथ करने का मतलब क्या है? उस देश का जीडीपी तो बहुत बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है? जीडीपी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देश में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो डिसीजन ले रहा है, ग्रोथ तो हो रही है बट विदाउट सोशल जस्टिस। क्यों? सोशल का मतलब क्या होता है? समाज। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। समाज में न्याय नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है सिर्फ अमीर लोगों को टारगेट करना होता है, गरीब लोगों को टारगेट नहीं करना होता। इतना ज्यादा हाई प्राइस होते हैं तो कि अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इससे देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आती है, अमीर गरीब के बीच में भेदभाव बढ़ता है। अमीर अफोर्ड कर लेता है, गरीब अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि गरीबों को टारगेट नहीं किया जाता। इससे देश में क्या आती है? इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आती है। और इसलिए बोल रहे हैं जीडीपी तो बढ़ रहा है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन विदाउट सोशल जस्टिस, मतलब समाज में न्याय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिर्फ अमीरों को टारगेट किया जा रहा है, गरीबों के लिए कोई टारगेट नहीं किया जा रहा, जिससे अमीर को फर्क नहीं पड़ रहा प्राइस ज्यादा, लेकिन गरीब
अगर मैं बात करूं देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आती है तो इसको बोलते हैं विदाउट सोशल जस्टिस, समाज में न्याय नहीं हो रहा है। आसान है ना, आसान है, जल्दी चलते। चलिए जी, इजी था, सिंपल से पॉइंट से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरी तरफ चलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसको हम बोल देते हैं। यहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। एग्जांपल आपको नॉर्थ कोरिया बताई है, यहाँ पे ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। प्लानिंग कमीशन के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लानिंग अथॉरिटी जिसको मैं बोल देती हूँ। इसका जो एग्जांपल है वो क्या आपका नॉर्थ कोरिया है। इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, सबसे पहले मेरिट्स की तरफ आते हैं। चलिए जी, मेरिट्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहले इक्वेलिटी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो गवर्नमेंट वो डिसीजन लेगी सिर्फ अमीरों को टारगेट नहीं करेगी, गरीबों के बारे में भी सोचेगी। ऐसा कोई डिसीजन लेगी कि अमीर तो उसको तो करेगी कवर, गरीबों को भी कवर करेगी, जिससे देश में क्या आएगी, इक्वेलिटी आएगी, है ना। चलिए जी, समानता आएगी देश में। गरीबों को भी फोकस करती है गवर्नमेंट, क्योंकि जो डिसीजन ले रही है वो गवर्नमेंट ले रही है, तो गवर्नमेंट हर एक लोगों को देखो भाई फोकस करती है। सरकार है, सरकार का सिर्फ टारगेट सिर्फ अमीर लोग नहीं है, सरकार का टारगेट गरीब लोग भी है, दोनों ही उसका क्या है, टारगेट है। तो गरीब लोगों पे भी जो सरकार है वो फोकस करती है। इंडिविजुअल को सिर्फ पैसा कमाना है तो वो सिर्फ अमीरों की तरफ फोकस कर रहा है, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, वो कहाँ से मिलेगा, अमीरों से मिलेगा। जो सरकार है, सरकार के लिए तो दोनों ही यार समान है, ठीक है जी। तो वही डज नॉट इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट। डज नॉट इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब है कि एक कलेक्टिव इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करती। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों पे फोकस करती है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार गरीबों पे फोकस करती है। कलेक्टिव इंटरेस्ट मतलब दोनों पे इक्वली फोकस करती है, कलेक्टिवली दोनों पे इक्वल फोकस करती है, अमीरों पे भी करती है, गरीबों पे भी करती है। यानी डज नॉट इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब यह है कि सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं कर रही, कि सिर्फ अमीरों पे फोकस नहीं कर रही या सिर्फ गरीबों पे फोकस नहीं कर रही, दोनों पे कलेक्टिवली वो फोकस कर रही है। तो वही बात करें तो डज नॉट इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट। लास्ट है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव नो डाउट प्रोडक्शन बढ़ाना तो है, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो देश में क्या आएगी, ग्रोथ आएगी, वो तो है ही है सरकार का। प्लस उसका मेन ऑब्जेक्टिव देश में सोशल जस्टिस भी लाना है, समानता लाना भी है, समाज में न्याय भी लेके आना है, कि सिर्फ अमीरों को फोकस नहीं करना, गरीबों को भी फोकस करना है, दोनों को फोकस करना है, देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं लेके आनी। तो जो सरकार है उसका फोकस दोनों है। तो वही है सर, इससे यहाँ पे डिसीजन कौन लेती है, सरकार लेती है। सरकार लेती है तो वो देश में ग्रोथ तो लाती है, बट विद सोशल जस्टिस यानी न्याय के साथ लेके आती है, इक्वेलिटी के साथ लेके आती है, समानता के साथ लेके आती है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं बेटा डीमेरिट्स की तरफ। क्या ले रहे हैं अब हम, दूसरी तरफ डीमेरिट्स ले रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब सरकार डिसीजन ले रही है तो उसका जो टारगेट है वो गरीब लोग भी है ना, तो वो उस प्रोडक्ट का प्राइस इस तरीके से रखती है कि गरीब लोग भी उसको क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए। तो इस चक्कर में जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, और इस चक्कर में जो प्रॉफिट है उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम कमाया जाता है। तो लो प्रॉफिट होता है, सस्ता होता है, सस्ते के चक्कर में प्रॉफिट क्या होता है, बहुत ही कम कमाया जाता है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, यहाँ पे जीडीपी तो बढ़ती है। जीडीपी क्यों बढ़ती है, देखो सीधी सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट जो सस्ता होता है ना उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सस्ता रखा जा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट सस्ता होता है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन एट स्लो रेट क्यों बोला गया है, क्योंकि प्राइस कम है तो प्रॉफिट कम है, देश में पैसा जो है कम आ रहा है, देश में नेशनल इनकम थोड़ी सी कम जनरेट हो रही है, बिकॉज प्राइस थोड़ा कम रखा है। तो जीडीपी बढ़ती है नो डाउट, बट एट अ स्लो रेट बढ़ती है, क्योंकि प्राइस कम रखा गया है तो प्रॉफिट भी जो है कम कमाया जा रहा है। तीसरा, जो देश की सरकार है वो डेट ट्रैप में फंस जाती है, कर्जे के जाल में फंस जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे डिसीजन कौन लेती है, सरकार लेती है। तो सरकार को मेन ऑब्जेक्टिव ये है, सरकार में देश में क्या नहीं, ग्रोथ लेके आनी है, डेवलपमेंट लेके आना है, और देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, बहुत सारे खर्चे। अब सरकार को इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं होता। भाई अब बताओ, सरकार के पास पैसा नहीं, क्या वो खर्चना बंद कर देगी, नहीं, सरकार को तो खर्चा करना पड़ेगा, बट सरकार के पास पैसा नहीं है। तो उस सिचुएशन में सरकार क्या करती है, उधारा लेती है, बोरोइंग्स करती है। क्या करती है, बोरोइंग्स करती है। तो जिससे क्या होता है, देश पे खर्चा करना है, इस चक्कर में सरकार क्या करती है, बोरोइंग्स लेती है, और इस चक्कर में सरकार के सिर पे क्या चढ़ जाता है, कर्जा चढ़ जाता है। बोरोइंग्स मतलब उधार लेती है, तो देश पे कर्जा चढ़ जाता है, डेट ट्रैप में फंस जाता है वो देश। तो वही है, जो देश है वो कर्जे के जाल में फंस जाता है,
क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, देश में इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं सरकार की, क्योंकि एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो कई बार सरकार के इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं कि देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए, और कई बार सरकार के पास पैसा ही नहीं होता उस खर्चे को उठाने के लिए, तो वो सरकार क्या करती है, बोरोइंग्स अपनी बढ़ा देती है। इस चक्कर में सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, और सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ने का मतलब देश के ऊपर कर्जा लग रहा है, और उस देश के ऊपर कर्जा लगना मतलब वो देश क्या है, डेट ट्रैप में फंस जाता है, यानी देश क्या है, कर्जे के जाल में क्या हो जाता है, फंस जाता है। आई क्लियर मेरे बच्चों? देखो भाई, सीधी सी बात है, कहीं और कंट्री से उधारा लेगी तो एक उधारा चढ़ा, ठीक है जी, खर्चा कर दिया, ठीक है जी, अब फिर उस जिस कंट्री से उधारा लिया उस कंट्री को उधारा चुकाना भी है, और कई बार सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता वो उधारा चुका पाए, तो वो कहीं और से कंट्री से उधारा लेती है, वो कर्जा चुका देती है लेकिन एक और कंट्री से उधारा ले लिया, मतलब कर्जे के जाल में फंस के रह जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। चलिए, एक होमवर्क भी दूंगी आज मैं वैसे। चलिए, तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी आपको पता है यहाँ पे सारे के सारे डिसीजंस कौन लेती है, दोनों के द्वारा लिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी और इंडिविजुअल के द्वारा भी लिया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सो अंडर दिस इकोनॉमी ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस इज टेकन बाय बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा लिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, इंडिया। ये दोनों का मिक्सचर है, किसका, सोशल और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर है। तो इसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स आएंगे वो दोनों के मिक्सचर करके आएंगे। ये आपका होमवर्क होगा, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। चले आप आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अगला जो टॉपिक है, अब थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हैं, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम के हिसाब से 3 या 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का जनरली आता है, तो आप देख पा रहे हो आपके पास 3 डिफरेंस है, आपको प्रॉपर एक डिफरेंस की फॉर्म में मैं आपको दे रही हूँ। चलिए जी, अब हमें पता है, अब वापस से वहाँ जाओ, अभी तक हमने क्या बात करी थी, यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग पे आ जाओ। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है कि देश से रिलेटेड प्लानिंग्स करी जाती है कि देश में क्या किया जाए जिससे देश में क्या है, ग्रोथ आए, और जिससे देश में क्या है, डेवलपमेंट आए। तो इसके लिए प्लानिंग कमीशन बैठती है, आपको पता है, ठीक है जी, जिसमें प्लानिंग्स वगैरह करी जाती है एक तरह से कि क्या किया जाए, जिससे पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है, प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे देश में क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट आए, ये आपको पता है। अब जो प्लानिंग्स होती है ना, अगर मैं बात करूँ, वो 2 टाइप की प्लानिंग्स होती है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स होती है। मैं बात करते हुए, एक आपके क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं, गोल्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसको लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं, और दूसरी तरफ शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं। लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं, बड़े ध्यान से समझना। लॉन्ग पीरियड गोल्स, गोल्स मतलब ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग पीरियड गोल्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव, ऐसे गोल, उस देश के ऐसे ऑब्जेक्टिव, ऐसे गोल जो लंबे पीरियड तक चलेंगे, लंबे सालों तक चलेंगे। मतलब ऐसे गोल है कि ऐसा नहीं, अब हमें पता है हमारे देश की सरकार हर 5 साल के बाद बदल जाती है। समझो, दोबारा समझो, हमारे देश की सरकार कितने साल के लिए आती है, 5 साल के लिए आती है, ठीक है। 5 साल के लिए आती है, तो हम, आप देखते हो भाषण आते हैं, हम ये करेंगे देश के लिए, हम पानी की समस्याओं को दूर करेंगे, हम वो करेंगे, हम बिजली कम रेट पे करेंगे, हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हम CCTV कैमरेज लगाएंगे हर जगह। करती है, आपने सुने होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड गोल्स पे अगर मैं सबसे पहले चलूँ, शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं, जो प्लान स्पेसिफिक होते हैं, यानी 5 साल के लिए सरकार आती है, तो वो गोल जो है वो 5 साल के लिए होंगे। सरकार चेंज, गोल चेंज, नई सरकार वो अपने नए गोल्स लेके आएगी, नई सरकार आई वो अपने गोल्स लेके, हर सरकार आती है, आप देखते हो हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है, तो अपने अपने गोल्स लेके आती है। तो वो क्या होते हैं, आपके शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते हैं, यानी 5 साल के लिए चलते हैं। 5 साल के बाद सरकार चेंज तो गोल्स चेंज, सरकार चेंज तो गोल्स चेंज। ये क्या है, लॉन्ग पीरियड गोल्स, जो तो लंबे समय तक चलती है। आज से 10 साल पहले भी ये गोल्स थे, और आज के 10 साल बाद भी चलोगे तो वो गोल्स रहेंगे। जैसे GDP को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, है ना, देश में मॉडर्नाइजेशन लेके आना, ठीक है जी, ये देश में ग्रोथ लेके आना। ये ऐसे गोल्स है जो 10 साल 20 साल पहले भी थे और आज भी है, 10-20 साल अगर बाद भी जाएंगे तो ये तब भी रहेंगे। लॉन्ग पीरियड गोल्स है जो कॉमन है एवरी 5 ईयर्स। ये गोल्स तो रहते ही रहते हैं, चाहे सरकार आती है चाहे जाती है, ये तो गोल्स रहते ही रहते हैं। हर सरकार ये तो रखती ही रखती है, इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स भी रखती है कि इस 5 साल में हम क्या क्या करेंगे,
ठीक है जी। तो लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या आते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। सो दीज गोल्स आर कॉमन फॉर एवरी 5 ईयर्स। एवरी 5 ईयर्स का मतलब है सरकार चेंज होती है, गोल्स चेंज नहीं होती, ये तो रहते ही रहते एवरी 5 ईयर्स में, ये तो गोल्स कॉमन ही रहेंगे। 5 साल के लिए सरकार है ये तब भी रहेंगे, 10 साल बाद देखो तब भी रहेंगे, 20 साल बाद देखो तब भी ये गोल्स रहेंगे कि जीडीपी बढ़ाना है, देश में मॉडर्नाइजेशन लेके आनी है, देश में फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आनी है, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। ये ऐसे गोल्स है जो देश में इक्वेलिटी लेके आनी है, इक्वेलिटी लेके आनी है, समानता लेके आनी है, अमीर गरीब का फर्क कम करना है। ये ऐसे गोल्स है जो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। अब शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या है, दीज गोल्स चेंज आफ्टर एवरी 5 ईयर। हर 5 साल के बाद चेंज हो जाती है, क्योंकि सरकार चेंज हो जाती है 5 साल के बाद, तो ये गोल्स भी चेंज हो जाती है। हर आप देखते हो ना इलेक्शंस के टाइम पे क्या होता है, हम ये करेंगे देश के लिए, हम वो करेंगे देश के लिए, आते ना, वो आपने देखा होगा, करते हैं ये सब। ठीक है। तो सरकार चेंज, गोल चेंज, नई सरकार वो अपने नए गोल्स लाएगी, और नई सरकार अपने नए गोल्स लेके आएगी। ठीक है जी। तो ये क्या है, शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है जी। तो अब एक बार देख लेते हैं इसको, इसका एक और नेम भी है, अगर आप देख लो, दीज आर ऑल्सो नॉन एज कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। ये कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर्स का प्लान का मतलब है ये ऐसे गोल है जो कॉमन रहते हैं हर 5 साल, ये गोल्स तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर मैं बता देती हूँ, हम डिस्कस करेंगे, ये आपके सारे के सारे लॉन्ग पीरियड गोल है जो हर आज भी है, कल भी रहेंगे, 10 साल बाद भी रहेंगे, 20 साल बाद भी रहेंगे। ये ऐसे गोल है, ये तो रहते ही रहते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या आपके कॉमन गोल है फॉर 5 ईयर्स के लिए। इसका एक और नेम है, इसको हम पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है लॉन्ग पीरियड प्लान्स भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल्स है जो छोटे समय तक चलते हैं, यानी सिर्फ 5 साल चलते हैं। 5 साल के बाद सरकार चेंज, तो ये गोल्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ ये जो शॉर्ट पीरियड गोल्स है, इसको हम प्लान स्पेसिफिक बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्लान हैं वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बने। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब सिर्फ 5 साल के लिए प्लान्स करे जाते हैं। सरकार चेंज, ये प्लान्स चेंज, सरकार चेंज 5 साल के बाद, तो प्लान भी चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लान स्पेसिफिक है, क्योंकि ये जो प्लान है, ये जो गोल है, वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या है बच्चा, बने हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। याद रखना, इसको हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग बोलते हैं, और इसको हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो पता चल गया, ऑब्जेक्टिव होते हैं कि क्या करना है जिससे देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट है। यहाँ पे भी वही है, सरकार आती है तो बोलती है, नारे लगा दिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, चाहे करे ना करे वो गलत बात है, बट नारे जरूर लगाती है, राइट। ये भी ऑब्जेक्टिव्स ही है, लेकिन याद रखना इसको प्लानिंग बोला जाता है और इसको हम प्लान्स बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैम याद ही नहीं रहता ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग हमारे लॉन्ग पीरियड गोल थे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान हमारे लॉन्ग पीरियड, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बता देती हूँ। प्लानिंग लंबा नाम है ना, प्लानिंग लंबा नाम है एज कम्पेयर टू प्लान, तो ये आपके लॉन्ग पीरियड में आ जाएंगे, लॉन्ग मतलब लंबा। प्लान छोटा नाम है तो आपके शॉर्ट पीरियड में आ जाएंगे। तो एक चीज याद रख लेना, पेपर में कई बार लॉन्ग पीरियड गोल और शॉर्ट पीरियड गोल की जगह आ जाता है डिफरेंस बताओ बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। तो आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग का मतलब लॉन्ग पीरियड गोल्स ही है, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान का मतलब शॉर्ट पीरियड गोल्स ही है। पॉइंट्स आप वही लिख देना है, 2 पॉइंट्स तो आपके सेम ही हो गए, तीसरा पॉइंट ये लिख देना, इट इज ऑल्सो नॉन एज लॉन्ग पीरियड गोल, इट इज ऑल्सो नॉन एज शॉर्ट पीरियड गोल। तो 3 नंबर का पक्का हो जाएगा क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है, पेपर में इसके नाम से भी डिफरेंस आ जाता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मैम प्लानिंग वाला लॉन्ग था या प्लान वाला लॉन्ग था। तो याद रखना, हो जाएगा याद, इजी तरीका बताया याद करने का, बस वही तो है। चलिए जी, तो यही है लॉन्ग पीरियड गोल और शॉर्ट पीरियड गोल, ये लंबे समय तक रहते हैं। सरकार चेंज होती है तो ये गोल चेंज नहीं होते, ये तो रहते ही रहते हैं। शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, यानी सिर्फ 5 साल के लिए रहते हैं। एवरी 5 ईयर्स के बाद ये गोल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सरकार चेंज हो जाती है तो गोल्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, मिक्स इकोनॉमी सिस्टम। मिक्स इकोनॉमी सिस्टम मतलब हमारा इंडिया, हमारा भारत ही तो है मिक्स इकोनॉमी, जिसमें इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों का रोल है। ठीक है जी, वॉज इंटीग्रेटेड विद इकोनॉमिक प्लानिंग। हमारा जो भारत है वो इकोनॉमिक प्लानिंग पे इंटीग्रेट है, मतलब हमारे भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, प्लानिंग्स करी जाती है। अगर मैं बात करूं कि देश में क्या किया जाए जिससे देश में ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, टारगेट फिक्स करे जाते हैं कि उस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो टारगेट को फिक्स किया जाएगा कि उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग होती है, वही हमें पता है। तो हमारे भारत में यानी मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, एक प्रॉपर प्लानिंग कमीशन वगैरह भी अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूँ, अब तो चलो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से, पर अगर मैं बात करूं एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि कैसे देश में ग्रोथ, कैसे डेवलपमेंट करी जाए जिससे हमारा देश बढ़े। ठीक है जी, चलिए जी यहाँ तक ठीक है, डिफरेंस हो जाएगा। 3 नंबर का डिफरेंस आ गया तो कर लोगे, हो जाएगा। चलिए जी अब आगे चलते हैं। कुछ लॉन्ग पीरियड प्लान्स होते क्या क्या, एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर अच्छे से डीप में पढ़ लेते हैं एक बार उसको। ठीक है जी, इसको करने के बाद कुछ ये 2 पॉइंट्स है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए जी, तो फटाफट से नोट्स बना रहे हो ना, बना लेना। चलिए जी शुरू करते हैं बेटा। आपके लॉन्ग पीरियड प्लान्स या लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं, जिसको हम कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स भी बोलते हैं। कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हर 5 साल में ये गोल्स तो कॉमन ही रहेंगे, ये तो रहते ही रहते हैं। सरकार चेंज होती है तो ये गोल्स चेंज नहीं होते, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स वो लेके आती है एवरी 5 ईयर्स के लिए कि क्या होने चाहिए, और एवरी 5 ईयर्स के बाद वो गोल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चलिए जी, तो एक बार लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या क्या होता है हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, जीडीपी को बढ़ाना। सबसे पहला हर सरकार ये बोलती है कि हमें जीडीपी बढ़ानी है। आज से 10 साल पहले भी बोला था, आज भी बोलती है और आगे भी बोलती रहेगी कि भाई जीडीपी ग्रो करनी है। जीडीपी मतलब देश में ग्रोथ लेके आनी है। ग्रोथ बढ़ने का मतलब जीडीपी बढ़ना। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, जीडीपी बढ़ने का मतलब देश में प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो देश का जीडीपी अपने आप ही क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात। अरे आपको खुद पता है कोरोना के टाइम में हमारे देश का जीडीपी कितना गिर गया था, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हो गई थी। प्रोडक्शन हो ही कहाँ रही थी, फैक्ट्रीज बंद, इंडस्ट्रीज बंद, लोग काम धंधे लोगों के बंद हो गए, सब कुछ तो बंद हो गया था, तो देश में प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी तो देश का जीडीपी कहाँ से बढ़ेगा, तो देश का जीडीपी तो गिरेगा ही ना। ठीक है, तो ये क्या है, तो सबसे पहला जो टारगेट है, सबसे पहला जो गोल है, लॉन्ग पीरियड गोल है, वो क्या है, देश का जीडीपी बढ़ाना, देश में ग्रोथ लेके आना। हमेशा याद रखना, ग्रोथ का मतलब होता है, कभी भी ग्रोथ आ जाए ना तो ग्रोथ का मतलब होता है देश का जीडीपी बढ़ना, जीडीपी बढ़ाना। और जीडीपी बढ़ाने का मतलब है देश में प्रोडक्शन का बढ़ना। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो देश में क्या आएगी, ग्रोथ आएगी। तो इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी बढ़ाना मेन ऑब्जेक्टिव है। और जीडीपी कब बढ़ेगी, जब देश में क्या आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब बात ये आती है मैम कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी हमारे देश में। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, एक तो प्रॉपर यूटिलाइज करो अपने रिसोर्सेज का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करो। रिसोर्सेज मतलब जैसे रॉ मटेरियल उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से प्रोडक्शन, अगर अच्छे से रॉ मटेरियल को अच्छे से यूज करेंगे तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जो वर्कर्स है या जो एम्प्लॉयर्स है उसको अच्छे से यूज करो, उनको अच्छे से यूटिलाइज करो, वो अच्छे से काम करेंगे तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। पहला तो पॉइंट ये। दूसरा, इंप्रूव करो टेक्नोलॉजी को, इंप्रूव करो टेक्नोलॉजी को, या फिर मैं कह सकती हूँ इनोवेशन लेके आओ, या फिर मैं बोल सकती हूँ इनोवेशन लेके आओ। टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो, यानी मशीनें वगैरह लेके आओ, मशीनें आएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। इनोवेशन करो, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करो। ठीक है जी, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करो, नई नई मशीनों को यूज करो, जिससे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश का क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो वही है, इंक्रीज इन जीडीपी का मतलब होता है राइज होना, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना हमारे देश में। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी हमने वो बात कर ली। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, दूसरा पॉइंट, दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन लेके आना। फुल एम्प्लॉयमेंट, देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, ये क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, कि ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं उन सब लोगों के पास नौकरियां होना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। अच्छा प्लीज समझ लो, ये मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको फुल एम्प्लॉयमेंट समझा देती थी वैसे तो। यहाँ पे आओ, फुल एम्प्लॉयमेंट को मतलब समझो पहले तो। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, पहले यहाँ मतलब समझो फुल एम्प्लॉयमेंट का, फिर हम उसको डिटेल में चलेंगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, who are willing to do work, willing to do work, जो काम करना चाहते हैं, able to do work यानी काम कर सकते हैं, are getting work, are getting work, are getting work, उनके पास काम है भी सही। एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम आता भी है और उनके पास काम है भी सही, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयड है वो पर्सन। यानी ऐसे लोग who are willing to work, able to work and are getting work, उसके पास काम है भी सही, वो क्या है, एम्प्लॉयड है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ, अब आप खुद सोचो मैम फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सारे लोग पूरे देश में, अगर 140 करोड़ के आस, मतलब अगर मैं बात करूं 142 करोड़ के आस, मतलब बात कर रही हूं मैं, पॉपुलेशन है, तो मतलब सबके पास सारे के सारे एम्प्लॉयड है, ये हुई फुल एम्प्लॉयमेंट।
इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एक भी पर्सन बेरोजगार है, एक भी पर्सन बेरोजगार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। देयर इज ऑलवेज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहती ही रहती है देश में, यानी मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, जो हमेशा देश में रहती ही रहती है। यार देश में एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो रहती ही रहती है। किस वजह से रहती है? मान लो मैं नौकरी कर रहा हूँ लेकिन मुझे नौकरी पसंद नहीं आ रही, ठीक है जी, मैंने नौकरी छोड़ दी, किसी भी रीजन से मुझे मेंटल प्रेशर किया जा रहा है, मुझे अच्छी सैलरी नहीं दी जा रही, वट एवर द रीजन, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो जब तक मैं नई नौकरी ढूंढूंगा तब तक के लिए मैं बेरोजगार हूँ। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो रहती ही रहती है देश में, यानी मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती ही रहती है। तो याद रखना फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, विलिंग टू डू वर्क, काम आता भी है उनको वो करना, एबल टू डू वर्क, आर गेटिंग वर्क, उनके पास काम है भी से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दैट देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि देश में कोई भी बेरोजगार नहीं है। मतलब अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन, एग्जांपल ले रही हूँ, तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 140 के 40 करोड़ के पास काम धंधा, ऐसा नहीं। देयर इज ऑलवेज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देश में रहती रहती है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है दैट मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमेशा देश में रहेगी रहेगी। यार खुद सोचो, कुछ लोग काम करना ही नहीं चाहते, जैसे कुछ लोग काम कर ही नहीं सकते, जैसे हैंडीकैप लोग होते हैं या कुछ भी ले लो, वो काम नहीं कर सकते, पैरालिसिस अटैक हो गया उसको, वो काम नहीं कर सकता, कुछ भी ले लो। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती ही रहती है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट का अगर पॉइंट आ गया तो क्या लिखोगे? फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिखोगे। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग बड़े ध्यान से समझ लो, मैं बोल रही हूँ लिख लो, मत बोलना कि मैम लिखें क्या। सुन लो, full employment means full employment is a situation when people are willing to do work, able to do work and are getting work. But it does not mean the situation of zero unemployment in the economy, because there is always minimum rate of unemployment that always exists in the economy, because minimum rate of unemployment that always exists in the economy which is known as natural rate of unemployment या फिर natural unemployment जिसको हम कहते ही कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव है ही, देश में फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आना, यानी ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं उन सब लोगों के पास काम हो, ये तो लेके आना है। ये तो हर बार बोलते हैं ना, हम बेरोजगारी की प्रॉब्लम को खत्म करेंगे, देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना, ये तो है। लेकिन आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है? जॉबलेस ग्रोथ की समस्या चल रही है। जॉबलेस ग्रोथ की समस्या चल रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे देश में चल रही है, ये लेके आना जरूरी है। फुल एम्प्लॉयमेंट, देखो सीधी सी बात, अगर देश में हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर हमारे देश में ज्यादा होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी सब लोगों के पास काम होगा, तो क्या होगा? देश में गरीबी कम होगी, ठीक है, गरीबी कम होगी, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। देश में अमीर गरीब का फर्क कम होगा, अच्छा हमारे देश के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में जो है जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों जॉबलेस ग्रोथ हो रही है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी बढ़ना, और जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में प्रोडक्शन तो बढ़ रही है। नो डाउट हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन बढ़ रही है वो मशीनों का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ रही है। आज हम मशीनों का यूज कर रहे हैं, इस चक्कर में मशीनों से प्रोडक्शन हो रही है, लेबर का कम यूज किया जा रहा है, इस चक्कर में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है हमारे देश में। इसलिए जॉबलेस यानी लोगों के पास जॉब नहीं है। ग्रोथ तो हो रही है देश में, जीडीपी तो बढ़ रहा है देश में क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है देश में, लेकिन जो प्रोडक्शन बढ़ रही है वो टेक्नोलॉजी को यूज करके बढ़ रही है, यानी मशीन को यूज करके बढ़ रही है, और मशीन का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे थे, एम्प्लॉयर्स वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, इस चक्कर में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यानी देश में जॉबलेस आ रही है, जॉबलेस की सिचुएशन हो रही है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज हमारे देश में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप एक्सप्लेन क्या करोगे? सबसे पहले मीनिंग लिख देना, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, फिर आप लिख देना कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्यों होना जरूरी है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो देश में गरीबी कम होगी, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी, जिससे देश का वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर होगा हमारे देश का। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में क्या आ रही है? जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन आ रही है। क्यों जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन आ रही है? क्योंकि आज हम प्रोडक्शन, जीडीपी तो बढ़ रहा है हमारे देश का, प्रोडक्शन तो बढ़ रही है देश में, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन बढ़ रही है इंस्टेड ऑफ लेबर्स और वर्कर्स या एम्प्लॉयज को यूज करके नहीं। इसलिए जो
जो लोग हैं वो जॉबलेस हो रहे हैं। इस चक्कर में हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम में, जॉबलेस है। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव है देश में फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, ताकि सब लोगों के पास काम हो। सब लोगों के पास काम होगा तो देश में गरीबी भी कम होगी, देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी कम होगी, देश में वेलफेयर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्या पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको मैं इक्विटी भी कहती हूँ। इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्वेलिटी लाना। तो सबसे पहले मैं यही लिख देती हूँ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसको इक्विटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्विटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरा बेटा, इक्विटी भी। इक्विटी मतलब इक्वेलिटी लेके आना। ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे देश का कि देश में इक्वेलिटी लेके आना। इक्वेलिटी का मतलब है अमीर गरीब के जो बीच का फर्क है उसको कम करना, देश में इक्वेलिटी हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की क्या है कि हमारे देश में जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब हो रहा है, और अमीर और गरीब का जो फर्क है वो बढ़ता जा रहा है और देश में बहुत ज्यादा इनइक्वेलिटी आ रही है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है अमीरों के पास ज्यादा पैसा है और गरीबों के पास कम पैसा है। ये कारण है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। मैम समझ नहीं आया, थोड़ा एग्जांपल समझाइए। तो अगर एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो बेटा ये हॉस्पिटल है, ये मैं पहले भी एग्जांपल ले चुकी हूँ, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा मेरे को इस एग्जांपल से। मान लो बेटा एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है और कंपाउंडर की भी रिक्वायरमेंट होती है। कंपाउंडर की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब जो डॉक्टर है एक ऑपरेशन से लाखों रुपए कमा लेते, एक घंटे के ऑपरेशन से लाखों रुपए छाप लेते। और वही दूसरी तरफ अगर मैं कंपाउंडर की बात करूं, दिन में 8-8 घंटे काम करता है, पूरे पूरे साल में भी इतना पैसा नहीं कमा पाता जितना डॉक्टर एक घंटे के ऑपरेशन से कमा लेते। तो वही तो देख रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे देश में इनकम का, कि जो अमीर है उसके पास और पैसा आ रहा है और जो गरीब है उसके पास और कम पैसा आ रहा है, जिससे हमारे देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे गवर्नमेंट, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, चेंज करे। क्या करे, जो गवर्नमेंट है वो टैक्स ज्यादा लगाए, इम्पोज करे हाई टैक्स ऑन रिच सेक्शन ऑफ पीपल। रिच सेक्शन ऑफ पीपल, जो अमीरों पे वो ज्यादा टैक्स लगाए, गरीबों पे वो कम टैक्स लगाए। दूसरा क्या करे, सब्सिडीज प्रोवाइड करे, प्रोवाइड सब्सिडीज टू द पुअर पीपल, टू द पुअर सेक्शन ऑफ पीपल, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कुछ भी लिख सकते हो, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या पुअर पीपल, ठीक है, कुछ भी लिख लेना यार तुम, सोसाइटी या पुअर पीपल। यही है कि भाई अब क्या किया जाए, हमारे देश में जो इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी आ रही है उसको कैसे ठीक किया जाए। इक्विटी मतलब इक्वेलिटी लेके आना, ये एक ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग पीरियड गोल है जो हर साल रहता है। लेकिन हमारे देश में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है। इनइक्वालिटी का मतलब दैट द रिच इज गेटिंग मोर रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग मोर पुअर एंड द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि अमीरों के पास ज्यादा पैसा और गरीबों के पास कम पैसा आ रहा है। और हम इस एग्जाम्पल से देख पा रहे हैं कि जो अमीर है वो ज्यादा कमा रहा है, गरीब है जो कम कमा रहा है। और यही रीजन है कि देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, सरकार क्या करे, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाए, गरीबों पे कम टैक्स लगाए और गरीबों को सब्सिडीज दे। सब्सिडीज मतलब छूट दे, बिजली की छूट, टैक्स में छूट, या फिर रॉ मटेरियल उनको सस्ते दाम पे दे, मतलब उनको सब्सिडीज दे, उनको छूट दे, ठीक है जी, ताकि देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। हम देखते हैं बीच में अगर आपने देखा था काफी हो गया, अब तो एलपीजी पे सब्सिडीज दी जाती थी पहले, है ना, अब तो नहीं दी जाती, एलपीजी पे भी सब्सिडीज वगैरह दी जाती थी, यानी छूट दे, गरीब लोगों को छूट दे, ठीक है जी, ठीक है, एम एड किया, चले आगे। तो यही हमारा ये टारगेट था, टारगेट है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा कि ये देश में लाना है, हर बार रहता है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन लेके आना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करो, मॉडर्न मशीनों को यूज करो। उससे होगा क्या, मॉडर्न मशीनों को यूज करो, उससे होगा क्या, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक पॉइंट बना के यहाँ पे आ जाओ, मॉडर्नाइजेशन लिख लो भाई, नोट्स बना लो, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का पॉइंट देखो,
मॉडर्नाइजेशन का मतलब है जो हमारे जो लोग हैं वो नए नए, ये भी टारगेट है सरकार का कि देश में मॉडर्नाइजेशन आए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करो प्रोडक्शन करते हुए, मशीनों का यूज करो प्रोडक्शन करते हुए। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, अगर देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है तो क्या होगा, लोगों के पास काम आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, लोगों के पास काम आएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो देश में गरीबी कम होगी। ठीक है, अगर गरीबी कम होगी तो देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम खत्म होगी, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम थोड़ी कंट्रोल में आएगी, अमीर गरीब का फर्क कम होगा। अगर देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम है, लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है, और डिमांड ज्यादा होगी तो फिर से देश में प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो देखोगे देश का जीडीपी बढ़ेगा, अगर जीडीपी बढ़ेगा तो देश में क्या आएगी, ग्रोथ आएगी और डेवलपमेंट आएगी, हमारा देश को वेलफेयर होगा, देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट आएगी। तो वही है मॉडर्नाइजेशन, लेके आओ, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करो, मशीनों का यूज करो। अगर हमारे देश में मशीनों का यूज होगा तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, आप प्रोडक्शन बढ़ने के बाद सीधा जीडीपी भी आ सकते हो, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट आएगी। वरना आप यही क्वेश्चन अगर 6 नंबर का आ गया, पॉइंट एक्सप्लेन करो 4 नंबर के हिसाब से, 5 नंबर के हिसाब से, 6 नंबर के हिसाब से, 2 लाइनों में तो नहीं खत्म करोगे कि भाई मशीनों का यूज करो ताकि प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पूरा राम कहानी लिख के फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, कि भाई सीधी सी बात है, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, मॉडर्नाइजेशन लेके आओ ताकि मशीनें यूज हो, मशीनों का यूज करो, मशीनें यूज होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों के पास काम आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गरीबी कम होगी, देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी, लोगों को पैसा आएगा तो वो और डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो बनाने वाला और प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन होगी तो और जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो देश में क्या आएगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट आएगी। पहले वो महाभारत लिख देना, यानी पहरे में लिख देना इसको एक्सप्लेन करके, एंड देन इसका फ्लो चार्ट बना देना। ठीक है जी, ठीक है जी। और लास्ट में एक चीज जरूर मेंशन करना कि भाई मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि देश में मशीनों का यूज करो और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को बढ़ा दो। यही समझ आता है ना कि मॉडर्नाइजेशन मतलब सिर्फ मशीनों को यूज करो, अब मशीनों से प्रोडक्शन करे तो लोगों को हटा दो, अनएम्प्लॉयमेंट कर दो, इसका मतलब ये नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट में। मॉडर्नाइजेशन तो लेके आनी ही आनी है, मशीनों को तो करो, नई नई टेक्नोलॉजी तो करो जिससे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो देश में ग्रोथ डेवलपमेंट आएगी, लेकिन इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ानी है। ठीक है जी, इसका मतलब ये नहीं कि हटा दो, बेरोजगारी बढ़ जाएगी जिससे देश में, वो नहीं करना। तो कंफ्यूज नहीं होना, मॉडर्नाइजेशन तो करनी ही करनी है देश में, बट उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाना है, ये जरूर मेंशन होना चाहिए एग्जाम में भी। ठीक है जी, आप देखोगे एक बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ आपके बुक पे भी। ठीक है जी, तो ये आपका मॉडर्नाइजेशन का पॉइंट है कि देश में मॉडर्नाइजेशन लेके आओ, नई नई मशीनों का यूज करो, तो ये भी उनका टारगेट है, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को जितना एडवांस करेंगे उतनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा देश में क्या आएगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट आएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना या फिर सेल्फ रिलायंस बनाना, एक ही बात है, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ये भी हमारे देश का जो है ऑब्जेक्टिव है कि देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। देखो भाई, बोलते कि भाई बाहर की कंट्री से इंपोर्ट मत करो, बाहर की कंट्री से मत खरीदो। अगर मैं बात करूं, जब हमारा देश आजाद हुआ ही था या उस टाइम की बात करें तो हम बहुत बड़े ना इंपोर्टर थे फूड ग्रेन्स के, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें क्या बना दिया था, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर, लेकिन हम फूड, क्योंकि हमें क्या बोला था, हमें फोर्स क्या किया था कि तो तुम कैश क्रॉप्स उगाओ, कंजम्पशन वाले क्रॉप्स मत उगाओ। ठीक है, तुम कैश क्रॉप्स उगाओ, कॉटन उगाओ, जूट उगाओ, इंडिगो बनाओ, ताकि अंग्रेज अपने देश में ले जाए, अपने देश में उसकी प्रोडक्शन करे। ठीक है, और अपने देश में प्रोडक्शन करके हमारे देश में आके हमें ही बेच के लूट के खा रहे थे, ये आपको पता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर। ठीक है जी, अब हम क्या हो गए थे, बहुत बड़े इंपोर्टर हो गए थे फूड ग्रेन्स के। अब जो देश हमारा कृषि राज्य देश है, वो देश भी अगर बाहर की कंट्री से फूड ग्रेन्स वगैरह इंपोर्ट करेगा तो क्या है, तो अब जब वो अंग्रेज चले गए तो उस टाइम सरकार का ऑब्जेक्टिव हो गया कि भाई अब नहीं, अब हम अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे, अपने देश में प्रोडक्शन, इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने देश में प्रोडक्शन करो ताकि हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट बने, हमें किसी और देश में डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इतने प्रोडक्शन करें अपने देश में ताकि हम एक्सपोर्ट करें अपने गुड्स को बाहर की कंट्रीज में, बल्कि खरीदे ना बल्कि बेचे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो आज भी है, कल भी रहेगा, पहले भी था, सेल्फ सफिशिएंट बनाना। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट ना करो, अपने देश में प्रोडक्शन करो, अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, ताकि हमारा देश इतना हो कि हमें किसी भी बाहर की कंट्री पे डिपेंड ना होना, बल्कि हमारे देश में इतनी प्रोडक्शन हो कि हम बल्कि अपने देश की डिमांड तो पूरी करें, बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करें।
ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। और आपने देखा ही होगा, आज तो आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, है ना, मोदी सरकार लेके भी आई है हमारी मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब ही क्या है, अपने भारत में बनाओ, बाहर की कंट्री से ना खरीदो, बाहर की कंट्री से ना खरीदो यानी इंपोर्ट मत करो, अपने देश में प्रोडक्शन करो, अपने देश में प्रोडक्शन करो, इतनी प्रोडक्शन करो कि बल्कि बाहर की कंट्रीज में बेचो और बेच के हमारे देश में पैसा है। अब बाहर की कंट्रीज अगर खरीदेंगे तो देश से तो पैसा जा रहा है ना, ठीक है, बल्कि अपने देश में प्रोडक्शन करो ताकि हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट बने। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे डिपेंड हो, किसी और कंट्री पे डिपेंड मत हो। सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ रिलाय करना, खुद पे रिलाय करना, खुद पे डिपेंड होना, बाहर की कंट्री पे डिपेंड मत होना, अपने देश में प्रोडक्शन करो, ठीक है, इंपोर्ट मत करो, अपने देश में प्रोडक्शन करो, अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। चलिए जी, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है, उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे डिटेल में आपको समझाया। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं या कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, जो पहले भी थे, जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम भी थे, ये लेके आना, ठीक है जी, आज भी है और आगे भी रहेंगे क्योंकि लॉन्ग पीरियड गोल्स है, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ मैं बात करती हूँ शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या है, ठीक है जी। शॉर्ट पीरियड गोल्स जो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, आपके उसमें नहीं है। पहले होता था कि बहुत सारे, इसमें अगर मैं बताती हूँ क्या है शॉर्ट पीरियड गोल्स, क्या है जो एवरी 5 ईयर्स के बाद चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सरकार चेंज हो जाती है, गोल्स चेंज होते हैं, ठीक है जी। और हमें पता है हमारे देश में अगर मैं बात करूँ पूरी तरह आज़ादी 1950 में मिली थी। प्लानिंग कमीशन कब आई थी? 1950 में। और हमारे देश का जो पहला प्लान है वो 1951 में बन गया था। पाँच साल के लिए सरकार आती है, तो देखो 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55 और 55, 56, 1956 तक चला था ये पहला प्लान, फर्स्ट प्लान, ठीक है जी, फर्स्ट प्लान। बहुत सारे प्लान आए, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, 5-5 साल के लिए, 5-5 साल के लिए आए। ऐसे टोटल 12 प्लान आ चुके हैं हमारे देश में, ऐसे टोटल 12 प्लान हमारे देश में क्या आ चुके हैं। तो जो लास्ट प्लान है वो कौन सा चला था? 2012 से 2017 तक। ये प्लान्स होते हैं, सरकार आती है 5-5 साल के लिए प्लान्स बनते हैं, सरकार आई है अपने प्लान्स लेके, गोल्स लेके कि हम ये देश में करेंगे, वो करेंगे, ये सब, ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड प्लान्स हैं, ये शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं जो चेंज हो जाते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर। आपको 2 प्लान ही याद करने, इसके बीच में बहुत सारे ईयर्स थे, वो आपको याद नहीं करना, पहला और आखिरी याद करना है, फर्स्ट और आखिरी वाला, ठीक है। और हमें पता है, अब बड़े ध्यान से समझना, तो वही लिखा हुआ है जो आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब आया था? 1951 में, और लास्ट कौन सा रहा था? 2012 में आया था। पहला प्लान 1951 में और लास्ट आपका 2012 से 2017 में आया था। अब इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान देना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग खुला एकदम, ठीक है। अब ध्यान दो, जहां तक समझा, प्लानिंग कमीशन ही बना रही थी, प्लानिंग कमीशन के द्वारा लिया जाता था, आपको पता है कि एक तरह से सभा बैठती थी, ठीक है, उसमें चेयरपर्सन बैठ जाते थे और प्लानिंग कमीशन होती थी, डिसीजंस लिए जाते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। 5-5 साल के लिए प्लान्स बनते थे, वो सब आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बड़े ध्यान से समझना, अब बड़े ध्यान से समझो, एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। अब हमें ये पता है उसके बाद क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस कर दिया गया था? प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस कर दिया गया था? नीति आयोग से, नीति आयोग से। फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपको याद होना चाहिए। कब हुआ था? 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। किसने किया था? भाजपा सरकार ने कर दिया था, यानी मोदी सरकार ने इसको रिप्लेस कर दिया था प्लानिंग कमीशन से, किसमें? नीति आयोग में रिप्लेस कर दिया था। अब हुआ क्या था, उसके बाद क्या हुआ, इसके तहत क्या हुआ था, 2017 के बाद, पहले क्या बनते थे? 5-5 साल के प्लान्स बनते थे, 5-5 साल के क्या बनते थे? प्लान्स बनते थे कि देश में ऐसा क्या करना है जिससे देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट, कुछ प्लान्स वगैरह बनाए जाते थे कि देश में ये करना है, वो करना है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट लानी है, तो ये सब प्लान्स बनते थे, ठीक है। अब 2017 में क्या किया, 2017 में जो आपके शॉर्ट पीरियड प्लान्स थे ना, शॉर्ट पीरियड गोल्स या शॉर्ट पीरियड गोल्स बोल लेती हूँ उसको मैं, जो शॉर्ट पीरियड गोल्स थे ना, ये शॉर्ट पीरियड गोल्स ही तो है, 5-5 साल के होते थे, हर 5 साल के बाद चेंज होते। इन शॉर्ट पीरियड गोल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? पर्सपेक्टिव प्लान में, पर्सपेक्टिव प्लान में, या फिर जिसको मैं बोल देती हूँ लॉन्ग पीरियड गोल्स में, इसको क्या कर दिया था? कन्वर्ट कर दिया गया था। और एक 15 साल का 15 इयर्स का विजन रखा गया, 15 साल का एक विजन रखा गया, यानी 15 साल का मतलब है कि भाई अब देखा गया 2017 से लेके 15 साल बाद कितना है, 2032 आएगा, चेक करना,
2032 तक का ये विजन रखा गया कि अब देखेंगे 15 साल के प्लान्स बनाए गए कि 15 साल के बाद अब देखेंगे कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है। वो तो 2032 में अब हमें पता चलेगा कि कितनी डेवलपमेंट और कितनी ग्रोथ हुई है 2032 में। 5 साल के नहीं, अब चेंज कर दिया गया नीति आयोग की तरफ, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। अब इसके तहत ये हुआ कि अब 15 साल का विजन रखा गया। जो शॉर्ट पीरियड प्लान्स थे ना 5-5 साल के, उसको अब लॉन्ग पीरियड में कर दिया गया। एक 15 साल का विजन रखा गया कि 15 साल के बाद अब देखा जाएगा कि कितनी ग्रोथ और कितनी डेवलपमेंट आई है हमारे देश में। वो तो अब 2032 में ही अब हमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आए? एक चीज को प्लीज ध्यान से समझना, ये सिंपल सी बात है। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन ही आता है, मैम 2015 में ही नीति आयोग आ गया था, तो 2017 में ही क्यों ये विजन देखा गया? 2017 से ही क्यों मिशन शुरू हुआ? ये लॉन्ग टर्म मिशन जो हम बात कर रहे हैं ना 15 साल का, ये 2017 से ही क्यों? ये 2 साल के बीच में क्यों नहीं हुआ? ये 2 इयर्स क्यों, ये 2 साल तक क्यों कुछ नहीं हुआ? तो अगर आप देखोगे हमारा जो 12वां प्लान है वो चल रहा था अभी तक। 2014 में भाजपा सरकार आई थी, 2015 में नीति आयोग में उसको रिप्लेस कर दिया गया था, लेकिन अभी प्लान चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था। 2017 में कंप्लीट हुआ था, तो इसलिए 2017 से शुरू है। तो 2 साल जो थे ना टाइम नीति आयोग में, जो 2 साल जो उनको टाइम थे ना, उन्होंने 2 साल में पूरी प्लानिंग्स करी कि क्या किया जाए, क्या मिशन में रखा जाए, क्या क्या उन्होंने प्रॉपर योजनाएं बनाई, पॉलिसीज बनाई, क्या क्या उन्होंने प्लानिंग्स वगैरह करी कि क्या ऐसा किया जाए जिससे वो जो हमारा जो विजन है वो सक्सेसफुल हो सके। ठीक है जी, तो वही एक बार हम बात कर रहे हैं, तो यहीं पे यही है। तो अब जो शिफ्ट हो गया था 5 ईयर प्लान से, पहले 5-5 साल के शॉर्ट पीरियड प्लान्स थे, शॉर्ट पीरियड गोल्स थे, जो 5-5 साल के प्लान थे उसको शिफ्ट हो गया था पर्सपेक्टिव प्लान में, यानी लॉन्ग पीरियड गोल्स में वो शिफ्ट हो गया था विद द 15 ईयर विजन। 15 साल का विजन देखा गया था। वो तो अब देखेंगे 2017 से ही शुरू हुआ था और वो 32 तक, मतलब वो तो 15 साल का, अब देख लो, करके देख लो, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, एक बार कर लो, 2032 ही आएगा 2032 तक। ये देखेंगे कि भाई अब कितनी ग्रोथ और कितनी डेवलपमेंट आएगी, वो तो 2032 में अब हमें पता चलेगा। 15 साल के बाद जो कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है जी, तो ये है आपका पूरा टॉपिक। अब यहाँ तक पहले तो लॉन्ग पीरियड गोल्स को पढ़ लेना। शॉर्ट पीरियड गोल्स मतलब जो 5-5 साल के जो प्लान होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जो पहला प्लान है वो कब आया था? 1951 से 56, और लास्ट आपको पता होना चाहिए 2012 से 17 आया था। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा करे जाते थे। आपको पता है प्रॉपर 5-5 साल की प्लानिंग्स होती थी कि क्या किया जाए, प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता है। अब इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था, किससे रिप्लेस कर दिया था? नीति आयोग में 2015 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय भाजपा सरकार के द्वारा। ठीक है, और उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने एक वो बनाया, विजन बनाया कि वो विजन 2017 से शुरू होगा। 15 साल का एक विजन बनाया। वो तो अब पता चलेगा कि क्या ग्रोथ आई है, क्या डेवलपमेंट आई है, वो तो अब आगे जाके ही हमें पता चलेगा, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं देश ग्रो कर रहा है हमारा। तो एक विजन जो रखा गया है इसको कन्वर्ट कर दिया गया 5 ईयर प्लान से एक पर्सपेक्टिव प्लान में, यानी लॉन्ग पीरियड गोल्स में इसको क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। 15 साल का एक विजन देखा जा रहा है। ठीक है जी, तो यही तक हम टॉपिक है। बच्चों के दिमाग में बस इतना आता है कि 2015 से 2017 में 2 साल का क्यों गैप है, क्योंकि अभी ये प्लान जो 12वां प्लान 12 प्लान जो है वो चल रहा था, इसलिए 2 साल नहीं कुछ हुआ। इन 2 साल में प्लानिंग्स वगैरह करी गई थी कि क्या किया जाए ताकि ये जो विजन है, ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो सके। यहाँ तक ठीक है मेरे बच्चों? तो यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया। अब आगे चलते हैं। बस अब तो कुछ हो, ऑलमोस्ट आप देख रहे होगे आपका चैप्टर ओवर हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर ओवर हो चुका है, बस अब थोड़ा थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे। चलिए जी, बट एक बार एक ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है वो समझ लो। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, समझते हैं एक ही चीज है, उनको लगता है ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक चीज नहीं है, बड़े ध्यान से समझ लो। ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, आप मुझे खुद बताओ। ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है? बेटा ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी बढ़ना। ग्रोथ मींस राइज इन जीडीपी, जीडीपी बढ़ना, और जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है देश में प्रोडक्शन बढ़ना। इसको मैं कह देती हूँ ग्रोथ होना। देश में ग्रोथ आने का मतलब है देश में जीडीपी बढ़ रही है, और जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है। ये तो आपको पता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं बेटा, डेवलपमेंट क्या होता है? सोचो, व्हाट इज डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ तो लेके आना। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ तो लेके आना, प्लस इसके साथ इक्विटी भी आना। ग्रोथ विद इक्विटी, ग्रोथ विद इक्विटी, एज वेल एज स्ट्रक्चरल
चेंज इन द इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। अरे मैडम ये क्या बोल रहे हो आप, ये क्या है स्ट्रक्चरल चेंज, ये क्या है इक्विटी, क्या है ये, तो समझते हैं बेटा, बड़े ध्यान से समझना। कहाँ पे चल रहे, चिट्टा पहन लेते हैं। देखो डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ तो होना ही होना, ग्रोथ तो होना ही होना। ग्रोथ का मतलब है देश का जीडीपी तो बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ मतलब देश में प्रोडक्शन तो बढ़ाओ, बट उसके साथ साथ ये जरूर ध्यान रखना कि देश में इक्विटी आए। इक्विटी का मतलब देश में इक्वेलिटी आए, देश में इक्वेलिटी आए। इक्वेलिटी का मतलब क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम का, यानी देश में इक्वेलिटी है। इक्वेलिटी का मतलब है कि देश में अमीर और गरीब का जो फासला है वो क्या हो, कम हो, इनइक्वेलिटी की प्रॉब्लम कम हो देश में। डेवलपमेंट का मतलब है देश में ग्रोथ तो हो, जीडीपी बढ़े यानी प्रोडक्शन तो बढ़े, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ देश में इक्वेलिटी भी हो, यानी अमीर गरीब का जो फासला है वो क्या हो, कम हो। प्लस इसके साथ बोला गया है स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी का मतलब ये है कि अब हमें पता है हमारे देश में 3 सेक्टर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोला जाता है, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला जाता है, और तीसरा होता है आपका टर्शरी सेक्टर जिसको मैं सर्विस सेक्टर बोलती हूँ। स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी का मतलब है कि सिर्फ आप एक सेक्टर पे डेवलपमेंट करने की कोशिश मत करो कि भाई सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना, ऐसा नहीं, या सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना, ऐसा नहीं, या सिर्फ टर्शियरी सेक्टर को डेवलप करना, ऐसा नहीं। तीनों सेक्टर्स को इक्वली डेवलप करना है, तीनों सेक्टर्स पे इक्वली ध्यान रखना है। तो डेवलपमेंट का मतलब यह है कि सिर्फ एक पे फोकस ना करो। स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी का मतलब चेंज करो अपने स्ट्रक्चर को, सिर्फ एक उस पर डिपेंड मत करो, बल्कि तीनों को डेवलप करने की कोशिश करो, तीनों में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करो। इसको मैं क्या बोलती हूँ, स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। यानी सिर्फ एक पे नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे मत डिपेंड हो, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे ग्रो मत करो, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को सिर्फ डेवलप मत करो, बल्कि इसके साथ बाकी के जो 2 सेक्टर्स है उसको भी उतना ही डेवलप करो। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज करो, अपने स्ट्रक्चर में चेंज करो, ठीक है जी। तो ये है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है देश में ग्रोथ तो लाना ही लाना, प्लस विद इक्विटी लेके आना, यानी देश में इक्वेलिटी लेके आना, यानी अमीर गरीब का फासला कम होना, प्लस इसके साथ स्ट्रक्चरल चेंज करना इकोनॉमी। अपने स्ट्रक्चर को चेंज करो कि सिर्फ एक सेक्टर को डेवलप नहीं करना, बाकी और सेक्टर्स को भी डेवलप करना, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके हमारे देश की, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके इकोनॉमी की। ठीक है जी, यहाँ तक कोई बच्चा मेरे दिक्कत तो नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं, ठीक है। और एक चीज और बताऊं, अगर देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी ना तो देश में अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, ठीक है। और अगर पैसा आएगा तो देश में गरीबी कम होगी, ठीक है। और अगर जिस देश में गरीबी कम होगी तो अमीर गरीब का फासला कम होगा, यानी एक इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी क्या होगी, कम होगी। तो ग्रोथ का मतलब ही क्या है, जीडीपी बढ़ना, और जीडीपी बढ़ने का मतलब ही क्या है, प्रोडक्शन का बढ़ना। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी अपने देश में तो उस देश में इक्वेलिटी भी आएगी, यानी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी क्या होगी, कम होगी। तो ग्रोथ के साथ साथ इक्वेलिटी भी लेके आना और उसके साथ साथ अपने स्ट्रक्चर में भी चेंज करना, ये होती है आपकी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, ग्रोथ एक छोटा कंसेप्ट है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ जीडीपी को बढ़ना है, और डेवलपमेंट का मतलब जीडीपी तो बढ़ाना ही है, ग्रोथ तो लाना ही लाना है, प्लस उसके साथ देश में इक्वेलिटी भी लेके आना और अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज करना है, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके हमारी इकोनॉमी की। तो ये आपको अच्छे से प्लीज ध्यान रखना। तो ये हमारा एक टॉपिक था। आप देखोगे ऑलमोस्ट आपका चैप्टर जो है खत्म हो गया। ये आपके टॉपिक्स आपको अपनी बुक में नहीं मिलेंगे, बट एनसीईआरटी में शायद मिल जाए, बट थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स है, फटाफट से पढ़ लेते हैं, डिटेल में इतना नहीं करेंगे, क्विक पढ़ेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की। कलर हरा ले लेते हैं, चलो अचीवमेंट्स की बात करते हैं। अचीवमेंट्स इन द गोल ऑफ प्लानिंग, कि भाई जो हमने प्लानिंग्स करे, प्लान्स बनाए हमारे देश में अंग्रेजों के जाने के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन पूरी तरह आज़ादी हमारे देश को 1950 में मिली थी। उसके बाद हमारे देश में प्लानिंग्स वगैरह हुई है ना, प्लान्स बनाए गए है ना, प्लानिंग कमीशंस के द्वारा, या कुछ भी ले लो है ना, प्लानिंग कमीशंस के द्वारा प्लान्स बनाए गए, बहुत सारे प्लान्स बनाए, पॉलिसीज बनाए, प्रोग्राम प्लान्स, हर एक चीज़ बनाए, ताकि देश में क्या है, ग्रोथ आए और डेवलपमेंट आए। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे देश में पहला प्लान आया था, और जब आज अगर मैं बात करूं जब हमारे देश में आखिरी प्लान आया, तो उसमें हम देख रहे हैं कि क्या अचीव किया, क्या जो हमने प्लान्स बनाए उससे हमने कुछ अचीव भी किया कि नहीं किया। तो हम उसकी कंपेयर करें तो हम वही करें कि बिफोर प्लान्स हमारे देश की क्या हालत थी, पहला प्लान आया तब हमारे देश की क्या हालत थी, और आज 12th प्लान की बात करें, यानी 2017 तक का ही हमारे पास डेटा है, 2012 से 2017 तक का, उसके बाद का नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या हमारे देश की हालत हुई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ी थी। नेशनल इनकम का मतलब क्या, इनकम मतलब एक सिंपल से, इनकम मतलब एक पर्सन कितना कमा रहे हैं,
एक पर्सन की कितनी इनकम है, वो क्या होती है इनकम। मेरे पापा एक साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो मेरे पापा की इनकम कितनी है 10 लाख। पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल मतलब पूरे देश की बात करी जा रही है, तभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप नेशनल इनकम नाम का चैप्टर भी पढ़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी पूरे देश की बात करी जाती है। वहाँ पे पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, पूरे देश की कितनी नेशनल इनकम है वही है। तो अगर मैं बात करूँ बिफोर प्लान्स की, अगर बात करूँ जब हमारा देश अंग्रेजों के द्वारा गुलाम था, हमारा देश स्टेगनेंट था, तो आप देख रहे हो सिर्फ 0.5% पर एनम हमारे देश की नेशनल इनकम थी। पहला प्लान आया यानी जब 1951 से 1956 तक हमारे देश में पहला प्लान रहा, तो हमारे देश में नेशनल इनकम बढ़ी। और अगर 12th प्लान की बात करूं 2012 से 2017 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम देख रहे हो और ज़्यादा हमारे देश में नेशनल इनकम बढ़ रही। तो हम बात कर रहे हैं कि अचीवमेंट है हमारे देश के लिए कि जो हमारे देश में प्लानिंग्स करी गई, जो पॉलिसीज़ बनाई गई, जो टारगेट्स डिसाइड करे, जो हमें अचीव करने हैं ताकि देश में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तो अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो हमारा पहला अचीवमेंट ये है कि हमारे देश में नेशनल इनकम क्या हुई है, बढ़ी है। याद नहीं करने की नीड आपको कि मैम याद करना पड़ेगा, अगर नहीं, इतना नहीं नीड आपको, बस समझ लो, पॉइंट को समझ लो बस। दूसरा, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्सन की कितनी इनकम है, तो टोटल जितनी पॉपुलेशन है, सॉरी, पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्सन की कितनी इनकम है, जो हम कैसे निकालते हैं, देश में टोटल कितना पैसा है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय में देश में टोटल कितनी पॉपुलेशन है, तो एक पर्सन की इनकम आ जाएगी कि एक पर्सन कितना पैसा कमा रहा है। तो अगर फर्स्ट प्लान की बात करो तो इतनी थी, अगर 12th प्लान की बात करो तो आप देख पा रहे हो इतनी है, यानी हमारे देश में पर कैपिटा इनकम भी क्या हो गई थी, पर पर्सन इनकम भी बढ़ गई थी। कितने परसेंट से बढ़ गई थी आप देख पा रहे हो, ठीक है जी। चलिए जी आगे फटाफट से बात करते हैं, राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। देखो भाई, अब हमारे देश में प्लान्स बने तो लोगों के पास पैसा आया। अब जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग सेव भी करेंगे, बैंक में जाके अब लोग अपना पैसा सेव करने लगे थे, देश में सेविंग्स बढ़ने लगी थी। प्लस लोग इन्वेस्ट करने लगे थे प्रॉपर्टीज में, शेयर्स में, लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे थे, तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं बढ़ने लग गया था। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि राइज हो गया था, बढ़ने लगी थी, लोगों की सेविंग्स भी बढ़ने लगी थी, लोगों की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगी थी। राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि राइज हो गए थे, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी हमारे देश में क्या होने लगी थी, बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, फोर्थ पॉइंट जो है बेटा, वैसे वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, तो जो बच्चे इस पॉइंट को यहाँ नहीं कर पाए तो वो प्लीज़ थोड़ा वेट करो, आपके पास नेक्स्ट वीक तक देख लेंगे, चैप्टर भी आ जाएगा, चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा, उसमें आप समझ जाओगे, एक बार देख लो आपको क्लियर हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस आए। अगर मैं बात करूँ जब हमारा देश अंग्रेजों के द्वारा गुलाम था उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है हमारे देश की क्या हालत थी, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी। अब प्लान्स आए, चेंजेस आए, है ना, पॉलिसीज बनी, तो क्या क्या चेंजेस आए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे डेवलप होने लगे हमारे देश में, तो वो कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या चेंजेस लेके आए, हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप के चेंजेस आए थे, एक आया था आपका इंस्टीट्यूशनल चेंजेस और एक आया था आपका टेक्निकल चेंजेस। क्या आया था, एक आया था आपका इंस्टीट्यूशनल चेंजेस और दूसरा क्या आया था आपका टेक्निकल चेंजेस। टेक्निकल चेंजेस मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था कि अब जो लोग हैं वो HYV सीड्स वगैरह यूज करने लगे थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने लगे थे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करने लगे थे, मॉडर्न मशीनें यानी ट्रैक्टर वगैरह यूज करने लगे थे। अब जो लोग थे वो जिससे धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने लगी थी। अगर हम पहले की बात करें, लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था, क्या थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, रेनफॉल पे डिपेंड थे, अरे बरसों रे मेघा मेघा वाली बात थी यार, हो गया तो ठीक है वरना फसल खराब हो जाती थी। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड तो कुछ थे ही नहीं, थे भी सही तो लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लोग यूज नहीं करना चाहते थे, और तीसरा इतनी गरीबी थी फार्मर में कि वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, तो वो वाली हालत है। अब लोग इसको यूज करने लगे थे, उस टाइम तो बैलगाड़ी पे डिपेंड थे, तो इस चक्कर में प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी, बैलगाड़ी या अपने जो हल है वो अपने कंधे पे रख के चलाते थे। अब जो है मशीनों का यूज यानी ट्रैक्टर वगैरह का यूज करने लगे थे, नई नई मशीनें आ गई जिससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ने लगी, इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी कोई पॉइंट नहीं है उसको पढ़ने का, ठीक है जी। और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी लेके आई थी हमारे देश की सरकार, ठीक है, जैसे इंटरमीडिएरीज यानी जमींदार को हटा दिया गया था। अब ये आपके दिमाग में आएगा मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, बेटा प्लीज थोड़ा वेट करिए, इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। इंटरमीडिएरीज मतलब जमींदार को हटा दिया गया था, रेंट को रेगुलेट कर रहा था कि बस इतना ही रेंट जो है जमींदार को मिलेगा, बाकी का पोर्शन फार्मर के पास रहेगा। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मतलब ये वाला पॉइंट आपको वहीं पे समझाऊंगी, यहाँ पे अभी रहने देते हैं, ठीक है। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स का मतलब मैक्सिमम फिक्सेशन कर दी थी कि एक फार्मर, अगर मैं बात करूं एक
पर्सन के पास इतनी ही मैक्सिमम लैंड होगी, इससे ज़्यादा लैंड नहीं होगी। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, ये भी हम कोऑपरेटिव मतलब मिल के फार्मिंग करो। फार्मर्स को बोला गया तुम मिल के फार्मिंग करो ताकि तुम बार्गेनिंग की पावर या बार्गेनिंग का बेनिफिट उठा सको। अब ये क्या है, बार्गेनिंग क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो यार, नेक्स्ट चैप्टर के लिए यहाँ पे क्यों इतना डिटेल करनी है। एक तो इतना है भी नहीं आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक, बट स्टिल मैं आपको करा रही हूँ, बस थोड़ा पेशेंस करो, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को तो प्लीज़ नेक्स्ट चैप्टर को भी देख लेना है, आ जाएगा आपके पास कुछ दिनों में वो भी, और इसको अच्छे से हम डिटेल में कर लेंगे, आपको पता ही है। ठीक है जी, अब ये वाला पॉइंट हम अच्छे से करते हैं आगे वाले, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब क्या हुआ था, अब जब हमारे देश को गुलाम बनाया था, अगर आपको याद हो या जब अंग्रेजों का टाइम था या कुछ भी ले लो, तो उस टाइम पे अगर मैं पहले की बात करूं तो ब्रिटिश टाइम में भी हमारे पास हमारे देश में इंडस्ट्रीज क्या ही थी, थोड़ी बहुत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी हमारे देश में, वो भी हटा दी गई थी। और मॉडर्न इंडस्ट्रीज तो बहुत ही ज़्यादा बिगिनिंग की स्टेज में तो बहुत बुरा हाल ही था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, आपको पता है बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी में। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, ठीक है जी, आज की बात करूं यानी 2017 के हिसाब से ये सारा डेटा है आपके पास, तो अगर आज की बात करूं या नॉर्मली भी आज की बात करें तो हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या करने लगे, ग्रोथ करने लगे। ग्रोथ का मतलब क्या है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्शन जो है हमारे देश में बढ़ने लगी है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री का मतलब है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज आज हमारे देश में खुलने लगी है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज आज हमारे देश में। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का मतलब है ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर मशीन बनती है, मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज, वो खुल गई है बहुत सारी। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करता है, मतलब जिसमें ब्रेड की होगी, बटर होगा, ऐसी इंडस्ट्रीज, मिल्क की होगी, है ना, ऐसी इंडस्ट्रीज होगी। ठीक है जी। वॉर गुड इंडस्ट्रीज, जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऐसा सामान बनाती है जो वॉर में काम आता है, जैसे बम, बारूद, गन, है ना, बुलेट, ये सारी चीजें। तो डाइवर्सिफिकेशन होगी यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज आज हमारे देश में खुलने लगी है, पहले नहीं थी हमारे देश में ऐसी। तो हम ये अचीवमेंट है हमारे देश के लिए कि डाइवर्सिफिकेशन होगी इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज खुलने लगी है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है आज हमारे देश में। ग्रो करने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जीडीपी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा आज प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ गई है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो वही बात करिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा आज हमारे देश में ग्रोथ करने लगे और डाइवर्सिफिकेशन आ गई इंडस्ट्री की, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज आज हमारे देश में क्या हो गई है बेटा, खुलने लग गई है। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, और क्या अचीवमेंट्स हमारे देश में, क्या अचीवमेंट्स आई है प्लानिंग से, जो हमारे देश में प्लान्स करी। अंग्रेजों के टाइम, अगर देश जब आज़ाद हुआ उस टाइम क्या हालत थी, अंग्रेजों के टाइम क्या हालत थी, जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम क्या हालत थी, और आज क्या हालत है, हम उसकी बात कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो अब अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं कि जो प्लानिंग्स हुई, जब देश से अंग्रेजों को बाहर दफा कर दिया गया, प्लानिंग्स बनाई गई ताकि देश में ग्रोथ डेवलपमेंट आए। तो आज हम देख रहे हैं कि क्या कुछ अचीव हुआ, तो बहुत कुछ अचीव हुआ यार। उस टाइम क्या हालत थी और आज क्या हालत थी, आप देख पा रहे हो क्या कितना अचीव हुआ। तो भाई नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। बेटा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो दो प्रकार का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, ये सारी क्या है, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, कम्युनिकेशन हो गए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका दो प्रकार का होता है, मैं यहाँ बात करती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक होता है बेटा आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक होता है बेटा आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, जिससे देश में डेवलपमेंट आती है। इकोनॉमी की डेवलपमेंट में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो समाज का भला करता है, जिससे सोशल डेवलपमेंट होती है, जिससे समाज का क्या होता है, भला होता है। मैम इकोनॉमी की डेवलपमेंट का मतलब क्या, इकोनॉमी डेवलपमेंट का मतलब है हमारा देश डेवलप कर रहा है, और हमारा देश डेवलप ही तब करेगा, हमारा देश ग्रो ही तब करेगा जब हमारे देश में क्या होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो सारी चीजें आती है जिससे देश में प्रोडक्शन बढ़े। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, रोड्स होगी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर रोड्स होंगी तो ही रॉ मटेरियल को इधर से उधर ले जा पाएंगे, और रॉ मटेरियल होगा तो ही देश में क्या आएगी, प्रोडक्शन आएगी। रेलवे होगी तो ही माल को इधर से उधर हम लेके आ पाएंगे,
और देश में क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे। पावर जनरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, जब देश में बिजली होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही मशीनें चलेंगी, और अगर मशीनें चलेगी तो ही देश में क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। इरिगेशन फैसिलिटीज, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज होंगे देश में, वो वेल होगा या ट्यूबवेल वगैरह होंगे हमारे देश में, तो ही हमारे देश में क्या होगी, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में। बैंक्स, अगर हमारे देश में बैंक्स होंगे, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो हमारे, रोड, रेलवे, बैंक, ये सारे, अगर बैंक्स होंगे तो लोग पैसा ले पाएंगे, लोन वगैरह ले पाएंगे, लोगों के पास पैसा होगा, देश में मनी की सप्लाई होगी देश में, जब लोगों के पास पैसा होगा तो देश में उतनी ही ज्यादा क्या होगी, प्रोडक्शन होगी, और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होती है उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, क्योंकि प्रोडक्शन होती है तो देश का जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है तो देश में क्या आती है, ग्रोथ आती है। ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, अगर देश में इंश्योरेंस कंपनीज होंगी तो वो अपनी जो कंपनीज है वो अपने आप को क्या कर पाएगी, इंश्योर कर पाएगी, रिस्क से क्या कर पाएगी, प्रोटेक्ट कर पाएंगी, और अगर वो रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी तो उतनी ज्यादा प्रोडक्शन भी करेगी, क्योंकि उनको डर नहीं है कि यार, उनको ये नहीं है कि मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ कहीं ये खराब ना हो जाए या फिर आग ना लग जाए, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है रिस्क से, कि आंधी, तूफान, बाढ़, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, इंश्योरेंस ले लेती है। ठीक है जी, तो इस चक्कर में वो सेफ फील करती है, सिक्योर फील करती है और प्रोडक्शन को करती रहती है, तो इससे भी देश में प्रोडक्शन बढ़ती है। कम्युनिकेशन, मतलब इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया, ये कम्युनिकेशन है। आज हम देखते हैं घर बैठे बैठे लोग क्या करते हैं, कॉल पे माल मंगवाते हैं, यार वो 10 लाख का सामान भेजूँ, 10 लाख का माल भेजूँ, इससे भी देश में प्रोडक्शन बढ़ती है। मैंने फोन पे बैठे बैठे रॉ मटेरियल मंगवा लिया, प्रोडक्शन होगी। कम्युनिकेशन कितना डेवलप हो रहा है आज हमारे देश में, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट से भी कितना फायदा हो रहा है। आज देख रहे हो, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन से सारी ट्रेडिंग हो रही है ना, ऑनलाइन से लोग सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये क्या है, जिससे देश में प्रोडक्शन हो रही है, इकोनॉमी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही वो होता है कि जिससे इकोनॉमी डेवलपमेंट हो, और इकोनॉमी डेवलप तब होगी जब देश में प्रोडक्शन होगी। तो ये सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे देश में डेवलप हो रहा है, और इससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, और इससे हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी तरफ अगर मैं चलूँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जिससे सोशल डेवलपमेंट होती है, जिससे समाज का भला होता है। जैसे कि स्कूल्स हो गए, स्कूल्स, जितने ज्यादा स्कूल्स होंगे हमारे देश में, अच्छे स्कूल्स होंगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, एक जागरूक नागरिक बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, सोशल वेलफेयर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो वही है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एजुकेशनल डेवलपमेंट आती है, यानी एजुकेशन को डेवलप करो, स्कूल्स को डेवलप करो, अच्छी एजुकेशन दो लोगों को, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, ताकि वो बड़े होके देश के लिए ही कुछ कर पाए, बड़े होके देश में ही कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए, यानी सोशल डेवलपमेंट, जिससे समाज का क्या होगा, भला होगा। ठीक है। दूसरा, हॉस्पिटल्स वगैरह, देखो ये भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह डेवलप करो ताकि कोई भी इंसान बीमारी से मरे ना। ठीक है जी, देश में अच्छे हॉस्पिटल्स हो, ठीक है जी, जिससे डेथ रेट कम हो जाए हमारे देश का, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़े, एक एवरेज लाइफ लोगों की बढ़े। ठीक है जी, और एक बात है, एक इंसान जब स्वस्थ रहता है ना तो वो देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता है। अब वही दूसरी तरफ एक इंसान बीमार है, बिस्तर पे पड़ा है, मंजी डाल के पड़ा है, वो कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही बात कर रहे हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ, हॉस्पिटल्स भी डेवलप करो, हेल्थ डेवलपमेंट भी करो, यानी हॉस्पिटल्स को डेवलप करो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करो, ताकि एक इंसान जब हेल्दी रहता है तो इससे क्या होगा, डेथ रेट भी कम होगा, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है बढ़ेगी, और अगर एक इंसान हेल्दी रहता है तो वो देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ही कर पाएगा। हेल्दी इंसान स्वस्थ होगा तो ही कुछ देश के लिए कर पाएगा, जो स्वस्थ ही नहीं है वो कहाँ से देश के लिए कुछ कर पाएगा। तो वही है, तो हेल्थ भी डेवलपमेंट हुई है। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश में हुआ है। हमारे देश में हेल्थ भी, अगर मैं बात करूँ अंग्रेजों के ज़माने की बात करें, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम ले लो और आज ले लो, कितना ज़्यादा हेल्थ डेवलपमेंट हुई है, आप खुद देख लो। उस टाइम तो अच्छे हॉस्पिटल्स ही नहीं थे, और आज देख लो, और उससे डेथ रेट भी हमारे देश में कम हुआ है, और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, अगर मैं बात करूं, एक एवरेज लाइफ भी लोगों की बढ़ी है। उस टाइम अगर मैं 1951 उस टाइम भी बात करूं ना, तो सिर्फ एक एवरेज लाइफ कितनी थी, अंग्रेजों के टाइम में कितनी लाइफ थी, एक 32 साल थी, और आज हम बात करूं तो 69, 2017 का डेटा है, 69 ईयर्स एक एवरेज लाइफ होगी इंसान की। अब तो बढ़ती जा रही है, हेल्थ फैसिलिटीज और ज़्यादा डेवलप होती जा रही है, अचीवमेंट्स में ही है सारा। ठीक है जी, एजुकेशन भी अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन भी बहुत डेवलप हुई है, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत डेवलपमेंट हुई है आज के टाइम में। सरकारी स्कूल भी बहुत खुले हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा, बट बहुत उस टाइम के कंपेरेटिवली आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, अच्छे अच्छे स्कूल्स खुल गए आज हमारे देश में, एजुकेशन सेक्टर भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। तो ये भी एक हमारी क्या है, अचीवमेंट्स है।
अच्छा, और भी देखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, प्रोडक्शन बढ़ गई है हमारे देश में, प्रोडक्शन बढ़ गई है तो लोगों के पास काम भी आ गए, जिससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई है एज कम्पेयर टू अगर उस टाइम ले और आज की बात करें तो बहुत ज्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ गई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ गया। इंटरनेशनल मतलब बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड मतलब व्यापार होना, व्यापार मतलब खरीदना बेचना, बाहर की कंट्री के साथ खरीदना बेचना मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जो है हमारे देश का बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर पहले की बात करूं, आजादी से पहले की बात करें तो हमारे देश में 792 करोड़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, लेकिन अगर आज की बात करें, 12th प्लान की बात करें, 2012 से 2017 तक का हमारे पास डेटा है, तो आप देख पा रहे हो कितना है भाई, 40 लाख, ठीक है, 40,31,719 करोड़, ये 2017 का डेटा है, अब तो और भी बढ़ गया, ठीक है जी। तो इतना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमारा देश का बढ़ा है, तो ये भी हमारे देश के लिए क्या है, अचीवमेंट है। आपको कुछ याद नहीं करना, बस पॉइंट्स याद कर लेना, अपने अंदर का मैटर आप बना सकते हो, ठीक है। ये मतलब फिगर्स याद करने की नीड नहीं है, कहने का मतलब ये है। चलिए जी, अब फेलियर्स की बात करते हैं। अचीवमेंट्स हमने बात करी कि भाई जो प्लानिंग्स करी, देश में प्लान्स बनाए गए, तो उससे देश में क्या क्या अचीव हुआ वो हमने बात कर ली कि भाई नेशनल इनकम बढ़ी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी, लोगों की सेविंग्स और कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ी, यानी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हुआ, ग्रोथ आई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हो रही थी, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली अचीवमेंट। अब आ जाओ कुछ फेलियर्स कि भाई प्लानिंग्स इतनी करने के बाद भी क्या हमें फेलियर देखनी पड़ी, क्या क्या कमियां थी। तो अगर मैं आज भी बात करूं ना, आज भी हमारे देश में बहुत गरीबी है, मानते हो? कितने लोग हैं आज भी, हम देख लो यार, अपने अपने एरिया में ही देख लो, कितने लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। दिल्ली में आ जाओ तुम, फुटपाथ पे लाइनें लगी रहती है, लोग सोए होते हैं। आज भी हमारे देश में इतनी गरीबी है। और अगर मैं आपको डेटा दूं ना, अगर एक बात बोलूं, जितनी पूरे वर्ल्ड में गरीबी है ना, जितनी पूरी वर्ल्ड में गरीबी है, उसका 50% सिर्फ इंडिया की गरीबी है। जितने पूरे वर्ल्ड में गरीबी है उसका 50% सिर्फ इंडिया की गरीबी है। इतनी गरीबी है हमारे भारत में। एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ, मान लो पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ लोग गरीब है, पूरे वर्ल्ड की बात करो एग्जाम्पल तौर पे, कि मान लो पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ लोग गरीब है, पूरे वर्ल्ड की बात करी जा रही, उसका 50% यानी 5 करोड़, उसका 50% मतलब 5 करोड़, 5 करोड़ तो सिर्फ भारत की गरीबी है। समझ लो, इतनी गरीबी है हमारे देश, जो पूरे वर्ल्ड में जितनी गरीबी है उसका 50% हमारे भारत की गरीबी है। अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा हमारे देश में अभी भी बहुत ज्यादा गरीबी है। नो डाउट बहुत अचीव किया हमने, बहुत प्लानिंग्स जो करी है, जो टारगेट्स रखे जाते थे, जो प्लानिंग्स करी है, प्रोग्राम प्लानिंग वगैरह जो भी करे, बहुत अच्छा हुआ है, अचीव बहुत कुछ किया। हमारे देश में बहुत ग्रोथ आई है, हमारे देश में बहुत प्रोडक्शन बढ़ी है, हमारे देश का जीडीपी बढ़ा है, हमारे देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट आई है। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं हमारे देश में, अभी भी बहुत ज्यादा गरीबी है। दूसरा, महंगाई बहुत है। सरकार आती है जाती है, आती है जाती है, हर बार बोलती है महंगाई को कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, लेकिन महंगाई तो भाई महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत है। बीच में देखा था टमाटर के रेट क्या थे, महंगाई ही बहुत है हमारे देश में, इतनी ज्यादा महंगाई है। तो ये भी, अमीर लोगों को तो देखो फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए की चीज 200 रुपए की भी हो जाएगी, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मरता तो बेचारा गरीब है ना, मरता तो बेचारा गरीब है। मिडिल क्लास भी मरता है, मिडिल क्लास तो कहता है मैं कहाँ का हूँ, गरीब लोगों को तो फिर भी सरकार कुछ ना कुछ दे देती है फायदे में, अमीर लोग तो चलो कर लेंगे, मरता तो बेचारा मिडिल क्लास है, वो तो अलग ही, वो कहता है ना मैं इधर का ना इधर का, मैं बीच में फंसता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलता। तो वही है, अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, गरीब लोग जो बेचारे हैं उनको फर्क पड़ता है। इतनी महंगाई है, वो कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, बेसिक चीजों के लिए तरस जाते हैं। इस चक्कर में देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी आती है। अमीर लोग को फर्क नहीं पड़ता, गरीब लोग बेचारा मरता है, मिडिल क्लास लोग मरते हैं, इतनी महंगाई है हमारे देश में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पता ही है कितनी है हमारे देश में, आज भी इतने ज्यादा लोग जो है बेरोजगार है हमारे देश में, कितनी ज्यादा बेरोजगारी है आप लोगों को पता है। लोगों को बस नौकरियां ही नहीं है, मतलब आज लोग पढ़ लिख के भी ना घर बैठे हैं, नौकरियां नहीं है जी, ये हालत हो गई है लोगों की, भाई नौकरियां ही नहीं है, क्या करें। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज भी सरकार कर रही है, नौकरियां निकाल रही है, बट फिर भी बहुत लोगों के पास नौकरियां ही नहीं है। और एक बात है, सरकार नौकरियां निकालती है ना, कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि सरकार ने हमारे लिए नौकरी निकाली, गरीब लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए, जो बीच के जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, वही नौकरियां खा देते, अपने रिश्तेदारों को दे देते या पैसे पे नौकरियां बेच देते। ये बहुत हो रहा है हमारे देश में,
पैसे पे, रिश्वत पे, मतलब पैसा कमाते हैं, नौकरियां दे देते हैं, बेचारा गरीब लोग नौकरी से वंचित हो जाता है इस चक्कर में। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत है यार हमारे देश में। डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिशिएंट मतलब कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। नो डाउट अगर मैं आजादी के बाद से आज की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है अगर मैं बात करूं, लेकिन आज भी उतना नहीं है। अगर मैं बाहर की कंट्रीज के हिसाब से बात करूं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कमी है। उनकी सड़कें देख लो कितनी चकाचक होती है और हमारी सड़कें देख लो, उनकी रेलवे देखो और हमारी रेलवे देख लो यार, उनके स्कूल्स और हमारे स्कूल देख लो, उनके हॉस्पिटल और हमारे हॉस्पिटल देख लो यार, आप लोग समझ जाओगे कि अभी भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। नो डाउट जो अर्बन एरियाज है, दिल्ली मेट्रो, जो मेट्रो सिटीज है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, लेकिन आप दूसरी तरफ अगर गांवों की तरफ चल जाना तो आप समझ जाओगे कि आज भी हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये भी एक कमी है हमारे देश में। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब आज हमारे देश में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, अभी भी अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, अमीरों के पास ज्यादा पैसा है, गरीबों के पास कुछ नहीं है। द रिच इज गेटिंग मोर रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग मोर पुअर। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का, कि अमीरों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है और गरीबों के पास कम पैसा आ रहा है, और ये रीजन है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वही वाला याद रख लेना चाहे। हॉस्पिटल में एक तरफ डॉक्टर भी काम करते हैं और कंपाउंडर भी काम करते हैं। अगर मैं देखूं, डॉक्टर एक ऑपरेशन के लाखों रुपए छाप लेते हैं एक दिन के अंदर, और दूसरी तरफ कंपाउंडर पूरे साल में भी उतना पैसा नहीं छाप पाते। तो ये क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, अनइक्वल हो रहा है, जिससे रिच इज गेटिंग मोर रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग मोर पुअर, एंड द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, और जिससे हमारे देश में क्या हो रही है? इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये आज भी कमियां हैं हमारे देश में, ये आज भी फेलियर्स है हमारे देश की, जो हमने बात करी है कि गरीबी बहुत है आज भी देश में, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छे से डेवलप नहीं, और देश में अमीर गरीब का जो फासला है वो आज भी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए जी, बस छोटा मोटा टॉपिक रह गया, एक लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर को एंड कर देंगे। चलिए जी, अब ये टॉपिक क्या है सुन लीजिए, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। 5 मिनट का टॉपिक है, बस फटाफट सुन लीजिए। चैप्टर जहाँ आपका एंड हो रहा है ना, एबिलिटी जोन शायद होगा, बिल्कुल चैप्टर के एंड होते ही लास्ट में एक मिल जाएगा आपको, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखो बोर्ड्स के पेपर है बच्चों मेरे, स्कूल के वो नहीं है कि 11th क्लास है टीचर अपने हिसाब से देगी, कि टीचर ने नहीं कराया स्कूल टीचर ने तो नहीं देगी, ऐसा हिसाब नहीं है यार, है ना। बोर्ड से यार कुछ भी आ जाता है, घूम फिर के कुछ भी आ जाता है। तो अपने कंसेप्ट को इतना अच्छा कर लो ना यार, कहीं से कुछ भी केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, अब बना पाओ। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करो, समझो, रट्टा मत मारो, समझ के करो यार, देश की क्या हालत है, देश में क्या हो रहा है, समझ के करो, आपके लिए कुछ भी नहीं है यार। चलिए जी, तो एक बार समझते हैं पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। देखो पैराडॉक्स का मतलब क्या है? पैराडॉक्स का मतलब होता है नुकसान होना, नुकसान। ठीक है, पैराडॉक्स का मतलब होता है नुकसान होना। सेविंग्स आपको पता है पैसा बचाना, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था? इन्वेस्ट करना। ठीक है जी, अब बोल रहा है कि जब हमारे देश में बहुत ज्यादा सेविंग्स होती है तो उसके क्या नुकसान है, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के भी क्या नुकसान है, आपको वो बताना। अब आप खुद सोचो, जब हमारे देश में ज्यादा सेविंग्स लोग कर रहे हैं, ज्यादा सेविंग्स करने का मतलब है लोग खर्च कम रहे, खर्च कम रहे मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं, पैसा बचा रहे, खर्च कम रहे, खर्च कम रहे मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं। और डिमांड कम करने का मतलब क्या है? अगर लोगों की डिमांड ही नहीं होगी तो बनाने वाला प्रोडक्शन क्या करेगा? कम करेगा। जब देश में प्रोडक्शन कम होगी तो देश में बेरोजगारी होगी, लोगों की नौकरियां जाएगी, अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो लोग बेरोजगार होंगे। जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो फिर से देश में क्या होगी? डिमांड कम होगी। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोग और डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम होगी तो और प्रोडक्शन कम, और प्रोडक्शन कम तो और ज्यादा देश का जीडीपी कम। तो ये कमी है, आप देख रहे हैं ज्यादा सेविंग्स की भी कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं। ठीक है जी, तो वही बात कर रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा सेविंग्स होती है तो उसके हमें नुकसान बताने। बहुत ज्यादा सेविंग्स मतलब लोग डिमांड नहीं कर रहे, और डिमांड नहीं कर रहे मतलब लोगों की अगर डिमांड नहीं है तो बनाने वाला प्रोडक्शन कम करेगा। जब देश में प्रोडक्शन नहीं होती तो बहुत सारे लोग नौकरियां खोएंगे, नौकरियां खोएंगे तो नौकरियां नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो और डिमांड कम, और डिमांड कम तो और प्रोडक्शन कम, और प्रोडक्शन कम तो देश का जीडीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यही 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स पे, तो कुछ तो लिखोगे ना। चलिए, अब पैराडॉक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से देश पे कैसे
इम्पैक्ट पड़ रहा है, खराब नुकसान कैसे देश के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वेस्टमेंट है। अगर देश में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो एक बात करूँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, एक प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है अपने बिजनेस में, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस में, पैसा लगा रहा है, रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदा, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, तो क्या होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब अब ज्यादा बना रहा है तो मार्केट में सप्लाई भी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जो डिमांड है वो लोगों की क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ऐसा तो नहीं है डिमांड अनलिमिटेड है, लोगों को भी पैसा इतना नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि डिमांड कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन डिमांड लोगों की क्या है, कांस्टेंट है। अब बनाने वाला बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और सप्लाई करा जा रहा है, और खरीदने वाले तो उतने ही है, सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन खरीदने वाले उतने ही है, कांस्टेंट है। तो बफर स्टॉक है, माल गोडाउन में भरा रह रहा है, बना रहा है, माल गोडाउन में भरा हुआ है, लोगों की डिमांड इतनी है नहीं, तो बहुत ज्यादा देश में क्या होगा, बफर स्टॉक बढ़ेगा। बफर स्टॉक मतलब माल एक अगर मैं बात करूं गोडाउनों में भर के रह जाएगा, बिक तो रहा ही नहीं है क्योंकि लोगों की डिमांड इतनी नहीं है, ठीक है। अब इतना ज्यादा जब बफर स्टॉक रहेगा तो हर एक चीज का दाम गिरेगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, लोग खरीदने वाले नहीं है, तो यही हो गया ना, एक्सपायरी हो जाएगा यार, माल बस बेच के पास, एक्सपायरी होने से बेटर है कम दाम पे बिक जाएगा, प्राइस कम हो गया। अब प्राइस कम होगा तो देश में क्या आएगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आएगी। डिफ्लेशन मतलब देश में मंदी आ जाएगी, और देश में मंदी आने का मतलब है देश में इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनस्टेबिलिटी मतलब देश स्टेबल नहीं है, यानी देश में अगर इन्फ्लेशन हो वो भी इंस्टेबिलिटी है, अगर देश में डिफ्लेशन हो वो भी इंस्टेबिलिटी। देश में स्टेबिलिटी होना जरूरी है, देश का स्टेबल होना जरूरी है, ना ही इन्फ्लेशन अच्छी है देश के लिए, ना ही डिफ्लेशन अच्छी है देश के लिए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब है तो मंदा पड़ जाना, ना ही मंदी अच्छी है ना ही महंगाई अच्छी है, देश में स्टेबिलिटी आना। और अगर हर एक चीज के दाम गिरेंगे तो देश में डिफ्लेशन आ जाएगी, और डिफ्लेशन का मतलब देश में इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम क्या आ जाएगी। तो ये हम कुछ बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इन्वेस्टमेंट से भी कुछ नुकसान है, कि अगर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा मतलब देश में सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा लेकिन डिमांड तो उतनी है, और इस चक्कर में बफर स्टॉक पड़ा रह जाएगा। अगर बफर स्टॉक है तो प्रोड्यूसर हर एक चीज के प्राइस को कम करेगा, प्राइस कम करेगा तो देश में डिफ्लेशन आ जाएगी, डिफ्लेशन मतलब देश में क्या आ जाएगी, इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमने ये नॉर्मल सा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अगर टॉपिक आ जाए ना तो सबसे पहले पहरे में लिख देना, ठीक है, लिख दोगे, अंग्रेजी लिख दोगे, एंड देन उसको फ्लो चार्ट में बना देना, बढ़िया तरीके से नंबर पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कई बार, ठीक है, 2-2 नंबर का इसके हिसाब से। चलिए तो बस यही हमने सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये सारे के सारे हमने टॉपिक्स अच्छे से कर लिए, देख लेना, और यहीं से आपका चैप्टर खत्म होता है। तो बस बच्चा, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चैप्टर नंबर 2 आपका ओवर हो गया, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 भी जरूर आएगा, जल्दी आएगा। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।